थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू समन। समन with very beautiful name. थैंक यू सो Okay. मच मैम, थैंक यू। अच्छा, ये मतलब मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं जिनके एंड पे कोर आता है ना, आई डोंट नो व्हाई। इस नाम के साथ ही एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक हेल्दी सी हेल्दी सी लड़की का आता है पंजाबी लुक के साथ। इवन मैं, तुम यस तो मैम, पठान लड़की हेल्दी ना। तो, हेल्दी लुकिंग तो हूँ, ये बात तो है। ओके। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि लाइक एग्जाम में और परेशानी है फ्रेंडम का ना, देखो मैं उससे पहले भी सेशन रिकॉर्ड होने से पहले भी कह रही थी कि परेशान होने वाली बातें तो जिंदगी में और होती है। आई नो एग्जाम से स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, लेकिन इसको सर पे नहीं सवार करना। परेशान तब होना है जब फैमिली में इश्यूज हैं, आप बीमार हो, हेल्थ के इश्यूज हैं, हाँ, कोई नाराज हो गया है आपसे। जिंदगी में इन चीजों को प्रायोरिटी दो, ये चीजें वाकई परेशानी हो सकती है। एग्जाम होते रहते हैं, मतलब एग्जाम और डॉक्टर इन दोनों का तो क्या कहते हैं ना, बचपन का साथ है ना। ये पहला एग्जाम तो नहीं है ना आप दे रहे हो, यू हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स बिफोर दिस। और ना ही ये कोई पहला एग्जाम है जो कि मुश्किल है। आपने इससे भी बड़े बड़े मुश्किल एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर। ऐसा ही है ना समन? हम्म। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आप सही से अपने टॉपिक्स कवर कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, वैसे आज का जो आपका और मेरा साथ है वो है कि हमने एग्जाम को बुक कैसे करना है। आई थिंक 29 को है ना बुकिंग शुरू होगी। आज क्या है? आज आज है 26 26 है। हाँ। तो ये हाई टाइम है कि आप समझ लो थोड़ी टेक्निकल इश्यूज के एग्जाम कैसे बुक करना है अगर आपने खुद करना है। और मेरे लिए बड़ा आई नो कि 29 अक्टूबर मुझे सारे दिन फोन पे बैठना पड़ेगा। आप लोगों की क्वायरीज आती रहती हैं, अब पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट एंजाइटी होती है, ये भी एक एंजाइटी है, ये वाकई एंजाइटी है, क्योंकि इतने आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो ना। मेरा आईटी के लिए डॉक्टर होते भी नहीं है, यही वजह होती है शायद। तो वैसे तो जरूरत नहीं थी बुकिंग बताने की भी, लेकिन इन केस के वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट इन आईटी थिंग्स, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बुकिंग से पहले एक दफ़ा ये छोटी मोटे इश्यूज आप पहले ही देख लो, फिर वो उस दिन हेडेक बनता है आपके लिए। करें स्टार्ट? ओके। तो सेशन की थीम ये है कि अगर एग्जाम आपने खुद से बुक करना है, और सेशन का जो 90% टाइम है ना वो इसी पे ही यूज होगा कि आपने खुद से बुक करना है, ठीक है। और अगर आपने खुद से बुक नहीं करना है फिर तो मजे मजे। फिर तो आपने बस समवन वन एल्स विल डू, जो कि इस चीज में काफी एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं हेल्प। तो फिर तो आपका कोई हेडेक ही नहीं है ना। हेडेक तब होता है जब आपने खुद से बुक करना है, और मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ आपको कि खुद से बुक करना सीखो। पार्ट 1 थोड़ी ना देना है, इंशाल्लाह 2 भी देना है, 3 भी देना है, आगे एमआरसीपीआई भी देने हैं, मतलब आफ्टर गिविंग एमआरसीजी 1 आपका मोरल ऑब्वियसली बढ़ जाता है, एंड यू वांट टू डू मल्टीपल एग्जाम्स एज वेल, वो सारे के सारे ऑनलाइन है। तो मैं तो ये इनकरेज करूंगी कि आप खुद से बुक करें, क्यों किसी की हेल्प लें। क्या ख्याल है? जब इतने मुश्किल मुश्किल काम पहले ही जिंदगी में कर चुके हो तो बुकिंग भी सीख लो ना। समन कौर, अनम रियाज, आयशा, जीनत, सनोबर, क्या ख्याल है? सीखनी चाहिए ना? जी बिल्कुल मैडम, हमें जरूर सीखनी चाहिए। हाँ, सीखनी चाहिए, ये मैं इम्फेसाइज करती हूँ। अगर आप खुद से बुक नहीं करते तो ऑब्वियसली कोई आपके लिए आपका हेडेक ले रहा है, तो उसके हिडन चार्जेस तो होते हैं, कोई एग्री करता है या नहीं करता। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैडम जनवरी मैं 2000। करती हूँ, इससे हिडन चार्जेस है बिकॉज मैंने पता भी किया, they were saying like जीनत quite मुझे सिर्फ amount। की क्या कह रही हो, दोबारा बताओगी? मैडम मैं कह रही हूँ कि वाकई में इसके चार्जेस काफी ज्यादा है, लाइक अगर कोई और बुक करता है। हाँ यार, चार्जेस ज्यादा हैं, और फिर वो टैक्सीज वगैरह भी। आई जी विल एग्री। बिल्कुल। तो मैडम मैं तो यही चाहूंगी कि हमें खुद ही बुक करना आए, ताकि हम इसको बजाय हाँ इसके किसी और बिल्कुल, कुछ पर तो कम हो डिपेंडेंट ना। हो। दैट्स व्हाई वी आर हियर। दैट्स व्हाई वी आर एग्जैक्टली। हियर। जी दैट्स व्हाई बिल्कुल सेशन का मैडम। 90%
हम यूज मैडम, और करेंगे। आपकी एक मैंने तारीफ भी करनी है, अभी लाइव सेशन है और इसमें मुझे मौका भी मिला आज इसको अटेंड करने का, कि मैं जब भी स्टार्ट करती हूँ ना कोई भी मॉड्यूल, तो मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इतनी स्ट्रेस होती है, मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने अभी छोड़ देना, मैंने अभी छोड़ देना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई कीप ऑन पुशिंग माई सेल्फ, और जब मेरा सेशन मिड में पहुंचता है या बाय द एंड, तो मुझे नॉलेज पे लाइक काफी ग्रिप होती है, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू सीने। अरे वाह, तुमने तो मेरा आज का दिन बूस्ट कर दिया। अच्छा नहीं, लगा। वाकई में, और मैं ये बहुत अरसे से चाह रही थी कि मैं आपसे ये कहूँ कि आप मतलब, और एक टाइम आता है कि जब मेरे जहन में मैं कोई एमसीक्यू देखती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली वो स्लाइड, और शायद मैं शुरू से ही इस तरह की हूँ तो मुझे वो पेपर की वो बुक का वो पेज याद आ जाता है, तो मुझे वो आपकी स्लाइड याद आती है कि इस स्लाइड में इस जगह पे यहाँ ये वर्ड लिखा हुआ था। थैंक यू वेरी एंड मच। आई लव यू फॉर दिस रियली मैडम। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपको अच्छा लगा कोर्स और चीजें समझ आ रही हैं। और क्या चाहिए किसी मेंटोर को। मैडम, मैंने अपना एमसीपीएस का एग्जाम भी आप ही के कोर्स को लेके पास किया, एंड आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल से हूँ और मैं फर्स्ट गुलाब देवी के पहले बैच हूँ, और अपने हॉस्पिटल में से भी मैं पहली हूँ जिसने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम दोनों लाइक टॉक्स भी और रिटर्न भी पहली वो में पास किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जिन्नत, फिर तो लाइक ये तो ऑलरेडी प्रूवन चीज है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाले हो। इतना मुश्किल पेपर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। एमआरसीजी बन तो उसका 1/10 भी नहीं है। तो बस डेफिनेटली मैडम, इंशाल्लाह अल्लाह इस के बार लिए कर लो। बस इसकी ना स्ट्रेस थोड़ी ज्यादा है। मैं वही सोच रही थी कि मैंने जब एक अपनी मतलब एक डिग्री के एग्जाम को इस तरह से कर लिया था, तो मैं इसके लिए लाइक ये काफी स्ट्रेस है। शायद अब वो 2014 की ग्रेजुएट हूँ और अब 24 आ गया है, मतलब एमबीबीएस मैंने 2014 में किया, तो मुझे लगता है शायद इस वजह से भी थोड़ी स्ट्रेस ज्यादा है बेसिक्स को लेकर। यास्मिन से जिन्नत, आई विल एग्री हियर। ऐसे कह देना कि यार स्ट्रेस ना लो, इट्स वेरी इजी। जब पेपर देना पड़ता है ना तो फिर वाकई स्ट्रेस होती है। आज अक्टूबर है ना। बिल्कुल। लास्ट मतलब पिछले 1 महीने पहले ना मैंने एमआरसीपीआई एग्जाम दिया। हालांकि वो चीजें मेरे लिए काफी इजी थी, काफी दफा पढ़ाई हुई थी, वही एफसीपीएस एमसीपीएस वाली बातें थी, थोड़ी बहुत आयरिश गाइडलाइन चेंज थी, वो देख भी ली थी। लेकिन इतना स्ट्रेस हो रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं स्टूडेंट से कहती हूँ परेशान होने वाली बातें और हैं और खुद परेशान बैठी हूँ। नहीं, वाकई मैंने इट्स रियलिटी कि हम लोग स्ट्रेस होती है, हाँ, चाहे नहीं हम पेपर की कोई। स्ट्रेस तो होती है लेकिन ज्यादा नहीं लेनी, बस बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी, इतनी कि पॉजिटिव रहे और नहीं, प्रोडक्टिविटी। इंशाल्लाह मैडम, उम्मीद तो पूरी है कि मतलब खुद को भी लगाया हुआ है, बच्चों को भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो जितने भी लोग इस वक्त भी सुन रहे हैं और तो इसके बाद भी सुनेंगे डेफिनेटली, तो अल्लाह ताला इन यार सबके ये लिए एक चीज से तो हर मैं एक बिल्कुल चीज। बिलिंग नहीं हूँ। अभी सब सुन लो, मे बी ये रिकॉर्डिंग काफी और लोग भी सुने। ये वाली बात नहीं करने के मैं बच्चों को भी सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना बच्चों को। आपने पूरी उम्र इसी तरह रहना है। आपको क्या लगता है पार्ट 1 देखे लाइक जिंदगी आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी? फिर पार्ट 2 देना है, फिर पार्ट 3 देना है, फिर डेफिनेटली एमआरसी पे करना चाहोगे, फिर उसके भी 2 है, फिर 3 है। फिर क्या हो गया लाइक एग्जाम, फिर आपका मेडिकल करियर ही स्ट्रेस है। किसी का ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर फंस गया, किसी का टीयर आ गया, किसी की स्टेक्टमी करने भाग रहे हो, किसी को हेमरेज हो गया। कितना कोई सेक्रीफाइस करना, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना। डू नॉट सेक्रीफाइस योर फैमिली प्लीज। डर ये चीजें उनके साथ ही चलाना सीखो। जिन्हें जब तुम मुझे सुनते हो, तुम देखते नहीं मेरे पीछे बच्चे बोल रहे होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनको हैंडल हाँ कर जी, रही हाँ जी। होती हूँ। जब मैं शुरू शुरू में सेशन लेती थी ना, मैं उनको डांट के बिठा देती थी, वो वैसे मोबाइल हाथ में देके चुप करके बैठ जाओ। मैंने सोचा हम्म। यार मैंने तो पढ़ाना ही है सारी उम्र, मैं इनको कब तक चुप कराऊंगी। अब मुझे लाइक आई हैव बिल्कुल। लर्न थिंग्स। मैं कहा बोलो सब, वी आर ऑल मदर्स ना, बच्चे तो हैं। बिल्कुल। तो बोल रहे हैं तो बोलने ये दो, तो कोई रो रहा है तो रोने दो। हाँ। तो ये सब नहीं चीजें हैं, मैडम, ये बात तो जिंदगी के आपकी साथ बिल्कुल चलेंगी। सही। चलिए मैडम, बैक टू सेशन, फिर लोग कहेंगे इतना सारा इन्होंने बोल हाँ बस ये, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव दिया। टॉपिक था, अच्छा कि आपने छेड़ दिया। आई अप्रिशिएट यू। हाँ, किसी ने अपनी फैमिली थैंक को कंप्रोमाइज नहीं करना। आपकी मदर बीमार है, अर्लीस्ट विजिट पे विजिट करो, ठीक है? पेपर के चक्कर में, करियर के चक्कर में ना भागो। हस्बैंड को आपकी जरूरत है, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी अवेलेबल। आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी देयर। ये सेक्रीफाइसेस कि ये जो एग्जाम्स है, ये कोई इतने वर्थ ही नहीं है कि आप इतने कीमती अपने रिलेशनशिप को पीछे रखो। एग्जाम भाई होते रहते हैं, ऐसे भी हो जाता है, कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद पढ़ लोगे, ठीक है?
कोई मसला नहीं है। और एक जो जी आपका इमोशनल आउटबर्स्ट आता है ना, वो जब आप अपने बच्चों को डांटते हो या हस्बैंड के साथ लड़के बैठ जाते हो या अम्मा से नाराज हो जाते हो, यार उसके ये प्रूवन चीज है कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो नेक्स्ट 48 आवर तक आप पीक पे ही रहते हैं ना। आप ढंग से कोई अगला टॉपिक पढ़ सकते हो, आप सो नहीं सकते। मदर गिल्ट है या वाइफ गिल्ट है या डॉटर गिल्ट है, वो लेके चलना पड़ता है। तो ये चीजें ना, ये सीखो इन चीजों के साथ, जी ठीक है। नहीं मैडम, इस तरह है। लाइफ सेक्रीफाइस से मेरा जो मुराद है वो ये था कि मतलब बच्चों को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती। हाँ ये मैं जरूर करती हूँ, आई एम देयर वो इमोशनल तो सपोर्टर। कहते हैं ना, वो सुनाना बेटी को और कहना बहू को। तुम्हें तो मैंने वैसे ही बोल दिया। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दिस। तो बहुत सारे और मुझे बिकॉज मैसेजेस वंस आ रहे आई होते हैं, लॉन्ग। मैं उन सबको एड्रेस कर रही हूँ कि मुझे मुझे तो बिल्कुल ये भी आ रहे होते वैसा हैं, बंदे से लड़ाई हो गई, सास से लड़ाई हो गई, कोलीग्स अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल वाले तंग कर रहे हैं, वो पेपर ही नहीं देना चाहते ही नहीं है, हम पेपर दे, छुट्टी नहीं दे रहे। बहुत सारी मैं डे बाय डे मैं देख रही होती हूँ तुम लोगों के इनबॉक्सेस, तो मैं उन सबको एड्रेस ऐसा कर ही रही है हूँ, मैडम। लाइक प्रायोरिटी लास्ट सेट। टाइम जुलाई वाली अटेम्प्ट मैंने किया तो इसी वजह से एग्जाम्पल मेरी वर्टिकल लॉ का फ्रैक्चर हो गया वर्टिकल। तो मैंने सोचा कि ये ज्यादा जरूरी है उनका इस टाइम पे ख्याल रखना रादर देन कि मैं एग्जाम दूं। बहुत अच्छा तो किया, मैंने बहुत अच्छा किया। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। ये एग्जाम्स हमारी जिंदगी क्वालिटी अच्छे करने के लिए हैं, हमें मिजरेबल करने, हमें अलग करने, आइसोलेट करने के लिए हरगिज नहीं है, ठीक है। चलो, सो बैक टू द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। विंडो जो ओपन होगी वो 29 अक्टूबर को होगी। यूके का टाइम 3 बजे है और पाकिस्तान का टाइम होगा 8 बजे और इंडिया का 8:30 तक, ठीक है। पैसे खर्च करने हैं आपने उसी दिन ही। ठीक है, यही पेमेंट डेट है, यही विंडो आपकी ओपन डेट है। अच्छा, क्लोज डेट है वह 17 दिसंबर। तो तुम लोगों ने दिल छोटा नहीं करना। वैसे तो 90% सीट बुक हो जाती हैं पहले ही घंटे में, बट ना कुछ आप लकी भी होते हो। होता ये है कि बहुत सारे लोग एग्जाम कैंसिल कर लेते हैं। और पाकिस्तान इस तरह भी लकी है ना कि अब तो ये सेकंड हाईएस्ट कंट्री है जो आरसीओजी एग्जाम्स देते हैं। आपको पता ही होगा जो यहाँ हालात चल रहे हैं, तो उनको सीटें बढ़ानी पड़ जाती हैं, क्योंकि जिसका एग्जाम बुक नहीं होता वो फटाफट ईमेल भेजता है ये मुझे तो बुक नहीं हुआ। तो कंसीडरिंग दैट कि डिमांड यहाँ एग्जाम्स देने की एमआरसीयूजी की ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो वो सीट ज़्यादा भी कर देते हैं। एंड आई वॉज गिविंग, मेरा भी पहली दफ़ा में ना नहीं हुआ, मैं थोड़ी थोड़ी लेट हो गई, तो मैंने सेकंड डे ट्राई किया तो हो गया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीट बढ़ा दी थी। और फिर कुछ कैंडिडेट्स के लिए तो उन्होंने जो विंडो है सीट नई क्रिएट करके नया उनको लिंक भी दिया था। तो डिसअपॉइंट नहीं होना अगर पहले दिन बुकिंग या पहले घंटे में बुकिंग नहीं होती, बस लगे रहना है, बी कंसिस्टेंट। इफ यू रियली वांट टू अपेयर इन दिस एग्जाम, यू विल अपेयर इन एग्जाम समहाउ। बस आपकी कंसिस्टेंसी है कि फिर आप चिपक ही जाओ ना। ईमेल भेजो इनको, और आई विल शेयर सम टिप्स एज वेल। समटाइम हो भी जाती हैं सीट्स क्रिएट, आई विल टेल यू इन कमिंग स्लाइड्स। चलो, तो 29 अक्टूबर को आपने पेमेंट भी करनी है, बुकिंग भी होनी है, और हो ही जाती है, सीट्स ज़्यादा हो गई हैं अब। इसके बाद एग्जाम हो जाएगा 21 जनवरी को, ठीक है। और ये पहली दफ़ा हुआ है, वरना तो हमेशा 5-6 जनवरी को या 15 जनवरी को या 16 जनवरी तक जा रहा था। अब आई थिंक 5-6 डेज ज़्यादा मिल गए हैं आप लोगों को, 21 को हो रहा है। और रिलीज हो जाएगा एग्जाम 19 फरवरी को। ये बड़ा हैप्पी डे होता है। मैं अपने कोर्स की बात करूंगी, एक्सक्लूडिंग 8 PM, सनोबर 8 PM, रात का, रात के 8 बजे। अच्छा, मैं अपने कोर्स की अगर बात करूं, मेरे पास तो इसका सारा डेटा है ना। तो जिसने पढ़ा है ना, लाइक रेगुलरली कोर्स को पढ़ा है और एग्जाम दिया है, वो पास है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा पेपर रह गया। हाँ, जो अपेयर नहीं हो पाते या कुछ एक दो केसेस ऐसे थे कि दे वर रियली हैविंग सीरियस इश्यूज इन देयर लाइफ, तो वो नहीं कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस 100% बच्चा जो पढ़ता है ना, वो एमआरसीओजी 1 में होता है पास। 100% जो पढ़ता है वो पास होता है। और एमआरसीजी 2 में 100% वो बच्चा पास होता है जो पढ़ता है और थोड़ा सा स्मार्ट होता है। क्योंकि उसके थोड़े एमसीक्यूज ईएमक्यूज होते हैं, तो उसमें स्मार्टनेस चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर होता है। तो पार्ट 1 में तो टाइम मैनेजमेंट भी फैक्टर नहीं है ना, होते एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन से, साधारण सिंपल से सिंगल बेस्ट आंसर होते हैं। अगर अच्छा पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपको आता है। और 60% प्लस पेपर आता ही पास पेपर से है।
वो इतना भी बोदर नहीं करते कि ऑप्शन भी चेंज कर ले, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है तुम लोग फेल हो। बेसिकली दे रियली वांट टू मेक यू पास फॉर एमआरसीओजी वन। ये इसमें कॉलेज बहुत ही lenient है कि तुम लोग पास हो जाओ। कोई ऐसा फजूल क्वेश्चन नहीं होता जो आपने ना पढ़ा हो। ये उनकी भी स्ट्रैटेजी है, उनकी अपनी ये स्ट्रैटेजी है रिटर्न, कि मैक्सिमम बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो पार्ट 1 करें, क्योंकि वंस यू हैव डन पार्ट 1 अब तो आप आ गए उस ट्रैप में। अब तो 2 भी देना है, अब तो 3 भी देना है। गॉट इट? तो इट इज ऑन अ बेटर साइड फॉर देम। वो क्यों जाएंगे बंदा पार्ट 1 ही ना करे? फिर तो करेगा ही नहीं कोई एमआरसीओजी। एमआरसीओजी क्लेम इट, और वो जो सही भी है इस क्लेम में कि ये प्रेस्टिजियस डिग्री है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं भी चले जाओ यू विल हैव यू नो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब। तो पार्ट 1 में सब आपको फेवर करते हैं। सो आप ही ना पढ़ो तो अलग बात है, वरना तो कोई मैं नो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप ये एग्जाम किसी तरीके से मिस कर सको। ठीक है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है आपके पास होने की अगर आपने पढ़ा है, एक्सेप्ट कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स जो हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, चलो। तो बस आपने क्या करना है, जिस दिन पेमेंट करनी है ना उस दिन अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लेना, पैसे भी हैं उतने। ठीक है, और सिर्फ उतने पैसे ना जितने देने हैं। टू आई थिंक 2,06,000 बनते हैं कन्वर्ट करके आज की डेट में। लेकिन उससे ज्यादा रखने हैं क्योंकि टैक्सेस भी तो कटते हैं ना। तो 15-20,000 ज्यादा ही होने चाहिए अपर लिमिट पे, ताकि सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो पाए अगर आप खुद कर रहे हो। गॉट इट? तो बैंक को कॉल करनी है, अपना अमाउंट चेक करना है, 20,000 प्लस रखें जितने भी एग्जैक्ट अमाउंट है आपकी एग्जाम की। और अपने बैंक को पहले ही बता दें कि 8 बजे आपने कोई पेमेंट करनी है, तो नेक्स्ट 2 आवर तक या उस पूरे दिन आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओपन रखें। कुछ बैंक्स में ट्रांजेक्शन लिमिट होती है कि 1 लाख पर डे हो ही नहीं सकता, तो ये मसले पहले ही आपने सॉर्ट आउट करने हैं। ठीक है, वही अकाउंट चूज करें जो वर्क कर रहा हो फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से दे रहे हो, इफ यू आर फ्रॉम गिविंग इट फ्रॉम इंडिया देन इट शुड वर्क फ्रॉम इंडिया। कुछ बच्चों ने ये किया कि अपने रिलेटिव जो बाहर रहते थे उनको बोल दिया, फिर उनकी ट्रांजैक्शन बड़ा मसला कर रही थी और 80% की नहीं हो रही थी। तो मैंने यही सॉर्ट आउट किया कि जिस कंट्री से पेपर दे रहे हो ट्रांजैक्शन भी उसी के अकाउंट की होनी चाहिए। शायद वो आपका अपना अकाउंट नहीं है, हस्बैंड का है, चाचा का है, मामा का है, खालू का है, हाँ किसी का भी है, बट इट शुड बी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान। और ट्रांजैक्शन लिमिट भी होनी चाहिए जितनी आपने फीस भरनी है। ये बातें समझ आ रही हैं? सनोबर, रीना, साइमा। जी मैडम समझ आ रही है। मैंने बस एक बात मुझे बता दें, मैंने बैंक से पता किया था और वो ये कह रहे थे कि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है, और अगर नहीं भी ऑन तो वो हम वन टाइम के लिए ऑन कर देंगे। वो फिर कॉल करके वो तो हो गई, लेकिन तो कॉल तो जो कर मैं कॉल करनी है। ट्रांजैक्शन वो हम्म। मैंने कर ली मैडम, वो मैंने ऑन कर दी। अब मुझे बताएं कि जब मैं डेबिट कार्ड के थ्रू तो नहीं ना, अगर मैं ऑनलाइन मोबाइल ऐप से देखती थी ना उसमें 150 की लिमिट आ रही थी, लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो इस तरह नहीं होता होगा, ये उससे भी होता होगा। ये बैंक से पूछना है, जिस बैंक में है, उनसे पूछना है कि कार्ड के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, उनसे मैंने पूछा था, मैं खुद गई थी, वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है तो हो जाएगी। हो जाएगी। फिर जब वो कह रहे हैं कि हो जाएगी, उनको बताओ अपना मसला। उनके रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं, वो किस लिए बैठे होते हैं, ये मसले हल करने के लिए बैठे होते हैं ना। तो बताओ मैंने ये जी। एग्जाम देना है, इस कंट्री में भेजने हैं, इतने पैसे भेजने हैं, ये अब मेरा अकाउंट नंबर आपके बैंक में है। ठीक है, तो मुझे गाइड कर दें कि मुझे ड्यूरिंग बुकिंग परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी सीट्स तो आधे घंटे में सारी टेकन हो जाएंगी। अगर मुझे आप लोगों ने तंग किया तो मैंने छोड़ना नहीं है। हाँ जी, नहीं मैं मंदिर को फिर एक दफा जाके उनसे दोबारा भी पूछता हूँ, अच्छा, तुम शायद लोगों को मुझे बताई मार्केट में वो नहीं करके बताया था देखेंगे। सादा पे ऐप? मैंने बताया कि वो सादा पे बना दी। सादा पे का तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम मेरी अपनी 3-4 कैंडिडेट्स थी, उन्होंने, वो फाइलर थी, टैक्स कम लगा। सादा पे ऐप बनाई हुई थी जो प्रूव हो चुकी थी। आपको हमारे ने बताया था ना कि 1 हफ्ता पहले बना लो अकाउंट, क्योंकि 1 हफ्ता लगता है वेरिफिकेशन में। तो वो ऐप आपने लाइक दिस इज योर, और उनका डिजिटली होता है कार्ड जिसपे सारा वीजा नंबर लिखा होता है। किसी के पास नहीं भी है डेबिट कार्ड तो सादा पे ऐप बस कर लो और जिंदगी आसान। वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होती हैं, और बस आपने अपने किसी और अकाउंट से उतने पैसे अपने सादा पे ऐप में भेज देने हैं। और उसका जो वर्चुअल कार्ड देते हैं, उस वर्चुअल कार्ड पे सारे वो डिजिट्स होते हैं जो कि इस एग्जाम बुकिंग के लिए चाहिए, वो आराम से हो जाता है। और फाइलर हो तो टैक्स भी कोई 10-15 हज़ार लगता है बस। हम्म।
तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आपका अपना बैंक जो इसको कर रहा है सपोर्ट वो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो फिर सादा पे है। अच्छा, मुझे और भी ऐप होंगी लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सादा पे के साथ अच्छा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसे। ठीक है, चलो एग्जाम डेट आ गई। एग्जाम की डेट तभी आएगी ना जब बुक कराया एग्जाम। ठीक है, सो चलो। अच्छा, आप लोगों को ईमेल्स आ गई हैं सबको? नॉन फाइलर के लगते हैं, टैक्स ज्यादा होता है नॉन फाइलर का ना। अब फाइलर फूलर के चक्करों में ना पड़ना, फिर फाइलर और नॉन फाइलर हो, बस एग्जाम बुक कराओ। हाँ, चलो आ गई हैं तो उसको पढ़ना है। वो जो आपको प्रोसीजर पीडीएफ में दिया ना लिंक, आप क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसको पढ़ लेना, जिसको हम अभी मिलके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ईमेल मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में जब हमने रेगुलर कोर्स स्टार्ट किया था मैंने बता दिया था, ये ईमेल क्यामत तक तुम लोगों के साथ चिपक गई है, डोंट चेंज इट। समटाइम ईमेल अकाउंट किसी और से बनाया होता है कैंडिडेट्स ने, वेट किसी और अकाउंट ईमेल अकाउंट पे कर रहे होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता, वो उसी ईमेल पे ही सारा प्रोसेस होगा जो आपने कॉलेज का अकाउंट बनाया है जिस ईमेल के थ्रू। सारी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, एग्जाम बुकिंग, कैंसिलेशन अब इसी ईमेल के साथ होने वाली है। डोंट चेंज दिस ईमेल। और इसका जो पासवर्ड है वो अपने मोबाइल में सेव कर लो बस। जैसे अकाउंट किसी का नंबर सेव करते हो इसी तरह अपनी अपनी ईमेल डालो और उसके साथ अब उसका पासवर्ड सेव कर लो। और साथ ही वो जो आपका आरसीओजी स्पेसिफिक नंबर है रजिस्ट्रेशन, वो भी सेव कर लो। ये तीन चीजें आपके मोबाइल में सेव होनी चाहिए एज ए कॉन्टेक्ट बस। ये मेरा एक टिप है, वरना फिर ऐसे ही ढूंढते रहते हो फाइलें और ओपन करके, और ये भी होता है समटाइम डाटा उड़ जाता है सारा ये हो चुका है ना इसलिए बोल रही हूँ, तो सेव कर लो। और दिक्कत ही क्या है, जैसे एनआईसी नंबर याद किए हुए हैं तुम लोगों ने वैसे याद भी कर सकते हो। ओके, फाइलर हैं तो मजे हैं ना तुम्हारे अब। फीस बढ़ा दी है उन्होंने, बैंड बी में आता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, 572 हो गए हैं, जो कि आज मैं निकाल रही थी तो ये 2 lakhs और समवेयर 60,000, नहीं 6,000, हाँ 6,000 बनते हैं। अब अगर इसमें तुम लोग लगा लो एडिशनल तो फिर ये 226 तक जा सकता है अगर आप नॉन फाइलर नहीं हो। स्टेप्स क्या है, ऑल कैंडिडेट्स, अब ये मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर बनाई थी इसलिए 2023 लिखा हुआ है, तो ये 2024 होगा ऑब्वियसली आप लोगों के पास। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया इसलिए तो आपको ये बुकिंग ईमेल आई है, जिन्होंने भेजा था उनको आ गई है। चलो अब एग्जाम बुकिंग की पे बात करते हैं। बिफोर बुकिंग आपको जो ईमेल आई है उसमें एक लिंक है, बुकिंग लिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक पीडीएफ भी है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है कि डिफरेंट है आपका बुकिंग पासवर्ड, जो आपने डिफरेंट बनाना है, और जो आपका पासवर्ड है कॉलेज के पोर्टल पे वो डिफरेंट है। लेकिन हुआ नहीं था वैसे, ये लास्ट टाइम जिन्होंने एग्जाम बुक कराया था उन्होंने पासवर्ड वाली जो थी ना लिमिटेशन वो हटा दी थी। अब आई डोंट नो अब क्या करते हैं, बट जो भी करते हैं इट विल बी इट विल बी वेरी सिंपल वंस यू विल स्टार्ट बुकिंग। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, आपने उनको फॉलो करना है। इफ दे विल से यूज डिफरेंट पासवर्ड तो आप नया डिफरेंट पासवर्ड बना लो, इफ दे से ना बनाओ तो ना बनाओ। अभी आपके ये मसले हल हो जाएंगे, जस्ट होल्ड ऑन। तो जो आपको ईमेल आई है वो यही आई है ना, द बुकिंग एप्लीकेशन विंडो ऑफ द जनवरी 2025 एमआरसीओजी एग्जाम विल ओपन फ्रॉम 3 PM यूके टाइम ऑन ट्यूसडे 29 अक्टूबर 2024। अब ये 3 PM यूके टाइम पाकिस्तान का नहीं है, अब 3 PM यूके टाइम पाकिस्तान का बनता है 8 PM। ठीक है, इफ यू आर इन इंडिया, क्योंकि एक दो इंडियन कैंडिडेट्स भी हैं तो इट विल बी 8:30, आधा घंटा आगे हैं वो। हाउ टू कंप्लीट अ टेस्ट सेंटर बुकिंग वंस द बुकिंग विंडो हैज ओपनड। अब बुकिंग विंडो ओपन होगी रात के 8 बजे इन पाकिस्तान, उससे पहले ना इसको छेड़खानी करना प्लीज। ठीक है, वंस द बुकिंग विंडो हैज ओपन टू कंप्लीट अ बुकिंग प्लीज लॉग इन टू द आरसीओजी कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल। अब इसी ईमेल में उन्होंने लिंक दिया होगा इस पोर्टल का, इस पे क्लिक करोगे तो पोर्टल पे पहुंच जाओगे। टू सर्च एंड बुक इनटू अवेलेबल पेरिस एंड व्यू सेंटर्स। आगे वो बताएंगे कि जब जैसे ही उस लिंक पे पहुंचोगे तो आपको बुकिंग आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आपका ताल्लुक जो है वो पेरिस एंड व्यू सेंटर्स के साथ हो जाएगा, कॉलेज के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है
कॉलेज ने पेरिसन वू सेंटर्स वालों के साथ एग्रीमेंट किया होगा कि दे विल कंडक्ट इट, ठीक है। डिफरेंट ऑनलाइन एग्जाम कवरिंग बॉडीज है, जैसे पेरिसन वू सेंटर है, यूएसए की कंपनी है, इनका एग्रीमेंट है यूके वालों के साथ, आयरिश वालों का टेस्ट सेंटर रीच के साथ है, बहुत सारे ये चलते रहते हैं। खैर, अब आप जाने और पेरिसन वू सेंटर जाने, पैसे भी यही लेंगे पेरिसन वू वाले, ठीक है। Please note you will not be able to search for available centers until the booking window has opened. मतलब 29 को ही आपको टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी, रात 8 बजे के बाद, ना कि उससे पहले। If you attempt to click on button to book your exam with Pearson Woo before booking window has opened, the following message will be displayed. क्या मिलेगा अगर उससे पहले करोगे? You do not have any pre-approved exams at this time. सो इट्स मीन बुकिंग के लिए आपने प्रोसेस शुरू ही रात 8 o'clock ऑनवर्ड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ मिस्टेक्स जो आप लोगों ने नहीं करनी। बिफोर दिस हम ये पीडीएफ पढ़े। यस, ये है वो कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो और आप अब नहीं करोगे, ठीक है। ये सेम है पर हमारे सूची 1 and 2। एक तो ये कि 3 PM पाकिस्तानी टाइम नहीं है, यूके का था, तो आप ठीक है, आपने इसी भी अपना क्लॉक सेट कर लेना है। उस दिन बेहतर है रात 8 बजे, अगर आपकी कोई नाइट शिफ्ट है तो ना लें उस टाइम, ये आपके पास ऑफ हो, ठीक है। सेट यूर क्लॉक टू यूके टाइम या फिर 8 PM, लेकिन टाइमिंग मैटर करती है ना। अगर आप अपनी घड़ी अपने लाइक मोबाइल का या रिस्ट वॉच को यूके टाइम पे सेट कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 2 बजे या 3 बजे, जो कि रात के 8 बजेंगे, जो भी आपको सूट करता है। इंश्योर इंटरनेट इज हाई स्पीड, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होनी है और विद इन आवर सारी सीट्स बुक हो जाती हैं। आपका पुअर वाईफाई हुआ तो फिर तो आप रह जाओगे पीछे। स्पीड कैसे अच्छी कर सकते हैं आप? बाकी फालतू की सारी डिवाइसेस को ऑफ कर दें। जिस लैपटॉप और कंप्यूटर से आप काम कर रहे हो उसको सिर्फ ऑन रखो। कीप हॉटस्पॉट इंटरनेट ऑन, मोबाइल का भी हॉटस्पॉट अपने पीसी में कर लो, क्योंकि अगर आपका वाईफाई बंद हो जाता है तो मोबाइल का हॉटस्पॉट उसको बैकअप देगा ना, वरना हर चीज ही उड़ जाएगी, हर चीज दोबारा से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जैसे पावर कट हो गई, बैंक इंटरनेट इशू, बैकअप इंटरनेट इश्यूज आपके पास होने चाहिए। और आपने लॉगिन 1 मिनट पहले स्टार्ट कर देना है, ताकि जैसे ही 8 बजे तो ठक से आप लोग एग्जाम पोर्टल पे हो, ठीक है। ये डिफरेंट टाइमिंग है, जैसे पाकिस्तान की 8 PM बनती है। अच्छा, फिर होता क्या है, अब आप ने रात 8 बजे 29 अक्टूबर को एग्जाम बुकिंग स्टार्ट करनी है, और उस वक्त आपको समझ आएगा यार जो मेरा अपना RCOG का पोर्टल था, जो उसका तो मुझे पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा है। फिर उस वक्त रीसेट करोगे, वो तो टाइम गुजर गया। पहले ही एक दिन पहले चेक कर लेना कि जो आपका RCOG लॉग इन, आपका अपना एग्जाम है ना एक पोर्टल कॉलेज के साथ, जिससे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था, उसका पासवर्ड आपको याद है, क्योंकि हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते और जिंदगी में और इतने मसले हैं भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक दफा देख लेना, ये फॉरगेट नहीं होना उस दिन। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेम पासवर्ड एग्जाम पोर्टल का नहीं होता। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, सेम पासवर्ड नहीं होता, ये वो रियल टाइम पे आपको गाइड करेंगे। इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि भाई डिफरेंट पासवर्ड बनाओ एग्जाम पोर्टल के लिए, या इंस्ट्रक्शन वो आ जाएगी कि जो आपका RCOG लॉगिन जो आपका पोर्टल है वैसे ही कॉलेज के साथ वही वाला पासवर्ड यूज करो। तो ये रियल टाइम पे मैटर करता है। लास्ट टाइम उन्होंने सेम रखा था, मतलब चेंज नहीं कराया था, लेकिन उससे पहले चेंज कराया था। गॉट इट? अच्छा, जो काम नहीं करना वो है मल्टीपल क्लिक्स पासवर्ड रीसेटिंग की। फिर आपने एक दफा पासवर्ड रीसेट पे क्लिक किया, अगर आप भूल गए, अभी वो प्रोसेस हो ही रहा है, आपने दोबारा क्लिक कर दिया जल्दी में, फिर 3 दफा क्लिक कर दिया, तो आपको तो कोई 4-5 ईमेल्स आएंगी, आपको यही समझ नहीं आएगी कि लेटेस्ट फ्रेश कौन सी है, फिर टाइम वेस्ट करते रहोगे, कोई और ले जाएगा सीट। थोड़ा सब्र रखना है। दूसरा ये कि बैंक को ही नहीं बताया, ना पैसे थे ना बैंक को पता था, ट्रांजेक्शन ओपन कर दी जैसे अभी हमने बात किया, या पैसे भी नहीं थे। तो ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी। एक तो अपना जो RCOG लॉगिन है वो आपको याद होना चाहिए। इफ दे से यू के डिफरेंट बनाओ और रीसेट करो, तो फिर रीसेट पे एक ही दफा क्लिक करना है, फिर बैंक से बातचीत हो, ठीक है। ये बड़ी सिंपल से इश्यूज हैं जो आराम से तुम लोग कर सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत है ही नहीं।
तो अगर पहले से ही भूल गए थे तो बुकिंग से पहले ही इसको, बुकिंग डे से पहले ही लाइक अपना पासवर्ड जो है वो ठीक कर लो। अगर आपका आरसीटी लॉगिन का पासवर्ड भूल गया है, तो जैसे ही आप ईमेल डालोगे पासवर्ड लिखोगे गलत आएगा, वो तो नहीं चलेगा। फिर नीचे ऑप्शन होती है फॉरगेट पासवर्ड, आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर जो आपकी ओरिजिनल ईमेल है उस पर वो एक लिंक भेजेंगे कि यहाँ से रीसेट कर लो, आप रीसेट कर लो एक दिन पहले ही। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेम अब जो आपको ईमेल आई है उस पर एक लिंक है, एग्जाम पोर्टल लिंक ना, कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल लिंक। जब आप उस लिंक पे पहुंच जाते हो तो दे सेड यू कि मेक अ डिफरेंट पासवर्ड। आप क्या करते हो? डिफरेंट नहीं बनाते, आप जो आपने लॉगिन, जो आपका आरसीजी लॉगिन था वही वाला यूज कर लेते हो। अगर वो कह रहे हैं डिफरेंट बनाओ तो फिर डिफरेंट बनाओ, अगर नहीं कह रहे तो फिर कीप इट सेम, बट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन ईदर वे। वो इंस्ट्रक्शन ऐसा एक बम्बार्डमेंट नहीं होती, एक स्टेप पूरा करते हो ना फिर दूसरे स्टेप की इंस्ट्रक्शंस आती है, बड़ी सिंपल होती है, वो पढ़ के वो है वैसे कर लो। स्टेप बाय स्टेप दे विल टेक यू फॉर दिस बुकिंग प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिलीव मी। सिर्फ क्या करना है, पानी का ग्लास पास रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है। अगर कोई साउंड है आईटी में, जैसे हस्बैंड है होते हैं अक्सर, उनको पास बिठा लो, कजन है उसको पास बिठा लो, तो उनके लिए तो ये बड़ा हलवा होता है, दे विल गाइड यू। अगर आपको उनकी टेक्निकल टर्म समझ भी नहीं आती तो बहुत इजी हो जाता है। मैंने खुद बुक किया था, वैसे वैसे बुक खुद किया था और एंड पे फंस गई थी और फंस इसलिए गई थी कि अकाउंट की लिमिट थी जो कि मैंने सॉर्ट आउट नहीं की थी। तुम नहीं करना ये, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, बैंक account is not authorized for international transaction. Discuss with your bank before booking it. Insufficient amount in bank are in your सादा पे, deposit it before booking it. अच्छा, बैंक डिटेल्स भी इनकरेक्ट टाइप कर देते हो जल्दी में, इतना लंबा तो वो आईबीएन के साथ बनता है, या वीजा कार्ड जो उसका है वो इतना बड़ा बनता है, वही गलत टाइप करके बैठ जाते हो। तो इसका हल सिंपल सा पता है क्या है? जिस लैपटॉप पे तुम लोगों ने बुकिंग करनी है और लैपटॉप पे करना, उसी में ही वर्ड कॉपी पे अपना ये जो बैंक का डिटेल है ना, काउंटर चेक करके लिख लेना, तो ताकि तुम उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लो फौरन ही, लिखने का टाइम भी ना लगे और तुम्हारी बुकिंग हो जाए, वरना वही 10 मिनट ले जाएगा और फिर पीछे रह जाओगी क्योंकि सीट्स तो बहुत जल्दी टेकन अप हो जाती हैं। ठीक है। राइट इट एट योर वर्ड फाइल बिफोर बुकिंग, कॉपी पेस्ट करनी है सिर्फ बुकिंग डे पे, ठक से स्मूथ, मतलब 1-2 मिनट में बुकिंग हो सकती है इस तरह तो। और भाई वेबसाइट स्पीड पुअर हो सकती है क्योंकि सिर्फ आप ही तो नहीं बैठे, पूरी दुनिया बैठी हुई है उस दिन लॉग इन करने। तो कोई बात नहीं, मैं पानी का गिलास पड़ा हुआ है ना, वो पी लेना, फिर रिफ्रेश करो उसको, अपने आप को भी और सिस्टम को भी। रिफ्रेश का मतलब ये नहीं कि बंद करके बैठ जाओ F1 क्लिक से वो रिफ्रेश हो जाता है। बट कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आप बुकिंग डे पे आप देखोगे कि रात के 3 बजे मैसेज आ रहा होता है, यस आई बुक्ड इट। उसका मतलब ये है कि वो बंदा रात 3 बजे तक बैठा हुआ है, कीप ट्राइंग करते हुए। ठीक है, कोई मसला नहीं है, पर हिम्मत रखनी है। बुकिंग थोड़ा टायरिंग होता है आप, क्योंकि वो स्पीड जो पुअर हो चुकी होती है, बिकॉज एवरीवन इज बुकिंग एग्जाम दैट डे। तो मे बी आप की स्लॉट ओपन होते होते आपको लग जाए रात के 3 बजे। फिर इतना तहमुल रखना है, गिव अप नहीं करना, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना। आई एम सेइंग यू डोंट गिव अप। ठीक है। सादा पे है ये, अगर आपका बैंक का मसला है तो बड़ी बड़ी इजी है, मजे मजे। चलो, तो जनाब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तुम लोग करते हो। तो नथिंग वर्क्स फिर बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तो हमने वर्क करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये जो पीडीएफ तुम लोगों को मिली है ना उसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताने लगी। ठीक है। चलो फिर वो जो आपको ईमेल आई है उसमें लिखा हुआ है इन दिस, ये जो लॉगिन पेज है, यू विल नीड टू एंटर योर आरसीओजी ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, द ईमेल एंड पासवर्ड यू नॉर्मली यूज टू यूज द आरसीओजी वेबसाइट। जब आरसीओजी वेबसाइट पर जाते हो वो आपसे आपका लॉगिन मांगते हैं ना, बस वही लिखना है। Once you have entered your RCOG online account details, you will be redirected to exam candidate portal. ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है। और वो कहते हैं कि ऑटोमेटिकली से शिफ्ट किया है ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। However, if you had previously created a different password to the RCOG exam candidate portal, this password will no longer valid. तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो एग्जाम पोर्टल पे क्लिक करना है ना, ये आप रात के 8 बजे ही करो, उसी वक्त ही फ्रेश, इफ दे से यू मेक अ डिफरेंट पासवर्ड उस वक्त ही बनाओ।
ठीक है, ताकि ये वाले मसले ना हो। इफ यू हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड टू योर RCOG ऑनलाइन अकाउंट, फिर तो रीसेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। अब ये पासवर्ड आपके दिमाग में मुझे समझ आ गया, 2 चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तो उनको भी समझ आ गई थी कि बच्चों के दिमाग में 2 चल रहे हैं, तो उन्होंने एक ही रखा था। तो आई एम होपफुल आज इस दफा भी एक ही रखेंगे। बट इट अगेन आई एम सेइंग यू, आपका जो वेबसाइट वाला RCOG वेबसाइट वाला लॉगिन पासवर्ड है वो सेम ही है। वो फर्स्ट टाइम आपने वही एंटर करना है। जैसे ही वो एंटर करोगे तो आप पोर्टल पे खुद ही पहुंच जाओगे। वो आपने बस स्टेप्स फॉलो करने हैं, द वे दे टेल यू। ठीक है, अगर एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल पे पहुंच गई हो तो वो खुद ही कहेंगे कि नया पासवर्ड बना लो। ठीक है, ये देखो वो खुद ही कह रहे हैं, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव रिसीव्ड एन ईमेल confirming द ओपनिंग ऑफ द बुकिंग विंडो। दिस ईमेल कंटेन्स अ लिंक टू द RCOG कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल। Click on this and you will be directed to the following page where you will need to set up a password. Got it? क्या करना है आपने अपनी ईमेल पे जो एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल का लिंक है ना, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्टली पहुंच जाओगे एग्जाम पोर्टल पे। एग्जाम पोर्टल पे जैसे ही पहुंचोगे वो कहेंगे कि एक नया पासवर्ड बनाओ, अगर पहले नहीं बनाया तो। आपने तो पहले नहीं बनाया ना, अभी पहली दफा इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हो, तो अब बना लो। इसका मतलब पता है क्या है, जो RCOG लॉगिन पासवर्ड था वो डिफरेंट था। जैसे RCOG वेबसाइट पे आप लोग देखते हो डेट्स अपडेट्स और कोर्सेज उनके, है ना। और ये एग्जाम पोर्टल का जो पासवर्ड है वो डिफरेंट है। इट्स मीन दिस, वो कह रहे हैं इट इज नॉट लिंक टू योर RCOG वेबसाइट लॉगिन, ये डिफरेंट है। ईमेल है, ईमेल पे एग्जाम पोर्टल लिंक है, लिंक पे क्लिक किया, आप पोर्टल पे चले गए, पोर्टल वालों ने बोला नया पासवर्ड बनाया, आप नया बना लो। आप क्या करते हो, आप वहां भी अपना RCOG वेबसाइट लॉगिन लिख देते हो। अगर उन्होंने कहा है कि नया बनाओ तो नया बनाओ, और अगर नहीं कहा तो ना बनाओ, और फिर RCOG वेबसाइट लॉगिन लिख दो। ठीक है, तो वो रियल टाइम पे वो आपको बताएंगे कि व्हाट यू नीड टू डू। लास्ट टाइम उन्होंने डिफरेंट कर दिया था, बताया कुछ और था कि नया बनाना है, और जो इंस्ट्रक्शन आई थी उसमें उन्होंने बोला था डोंट मेक न्यू। तो वो तो फिर आप खुद ही स्मार्ट हो ना, जो वो कह रहे हैं वो फॉलो कर लो। चलो, जैसे ही आपके ईमेल पे जो लिंक आया था एग्जाम पोर्टल का, आपने उसे क्लिक किया तो आप यहाँ पहुंच गए हो। इधर आपने अपना ईमेल लिखा है जो आपका था उनके साथ। ठीक है, इन्होंने लिखा फर्स्ट टाइम यूजर्स क्लिक हियर, यहाँ पासवर्ड नहीं लिखना आपने। यहाँ तुम लोग करते हो जल्दी में अपना वेबसाइट वाला पासवर्ड लिख के लॉगिन करते हो, आप लॉगिन होते ही नहीं। तो यहाँ इन्होंने लिखा था फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक हियर टू सेट अ पासवर्ड, तो बस इधर नहीं लिखना पासवर्ड, यहाँ पहले पासवर्ड सेट करो। और अगर आपने ये काम पहले ही किया हुआ था बुकिंग से और पासवर्ड सेट किया हुआ था, जो सेट किया हुआ है फिर वो लिख दो यहाँ। तो इसका मतलब पता है क्या है, अब हम बात कर रहे हैं उस कैंडिडेट की जिसने रात के 8 बजे बुकिंग के लिए अपनी ईमेल खोली। उसने तो पहले कोई वेबसाइट कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया ना, तो वो कैंडिडेट तो फर्स्ट टाइम यूजर है। फर्स्ट टाइम यूजर वाला यहाँ क्लिक करेगा और अपना पासवर्ड सेट कर लेगा। ठीक है, जो सेट पासवर्ड है वो यहाँ लिखना है। दिस इज यूर ऑफिशियल ईमेल जो आपने RCOG को दी हुई है, जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन सिर्फ ईमेल वो लिखी है, उस पे जो पासवर्ड बनाया था वो नहीं लिखा। पासवर्ड अब बनाना पड़ा है, न्यू टाइम फॉर दिस पोर्टल। ठीक है, अच्छा, अगर आपने पहले ही बना लिया था, आपने वेट नहीं किया था बुकिंग 29 अक्टूबर का, पहले बना लिया, आप ये स्टेप पहले भी कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, और आपने जो बनाया था वो आप भूल गए, तो उसको आप यहाँ से रीसेट करो। If you are having technical problems, please read these helpful tips. If you have applied to a reasonable adjustments to your examination and RCOG has approved it, please do not book your exam online. To ensure your reasonable adjustments requirements are met, you must book your examination by emailing the Paris and New Customer Services team using the subject line RCOG booking. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने अकाउंट के साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ की हुई होती है, वो किसी सूरत वो ब्लॉक हो जाते हैं। बेसिकली उनको वो कहते हैं अब आप ब्लॉक हो। अगर आप ब्लॉक हो गए हो मल्टीपल अटेम्प्ट्स रीसेटिंग करके, या आपको नहीं समझ आ रहा, आप हर जगह क्लिक कर दिया आपने,
तो फिर आप ब्लॉक हो, तो अब आपने अनब्लॉक किससे करना है? आपने पेरेंट्स मूव वालों को कॉल करनी है, नंबर वगैरह वो दे देते हैं इसी ईमेल में, उन नंबर पे कॉल करो। कॉल करने पे 3-4 मिनट का वेट भी करना होता है, वो वेटिंग पे रखते हैं। तो आप अक्सर कैंडिडेट कहते हैं 1 मिनट के बाद हमने बंद कर दिया, नहीं बंद करना, 3-4 मिनट बैठो, बल्कि 5-10 मिनट भी बैठो। और उनको भी पता है कि इस दिन काफी गड़बड़ होने वाली है, उनके काफी कैंडिडेट, उनके मैम, उनके जो होते हैं ऑपरेटर वो बैठे होते हैं, उस दिन ज्यादा होते हैं। मेरे साथ मैंने बोला था ना लास्ट में, मैंने भी ब्लॉक कर लिया था खुद को, कि हरकतें की थी मैंने भी। तो मैं हो गई थी ब्लॉक। तो फिर जो नंबर उन्होंने दिया था पेरेंट्स मूव वालों ने, फिर मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया और 10 मिनट तक मैंने सॉलिड वेट किया, तसल्ली और तहम्मुल के साथ। और 11वें मिनट पे जाके मुझे ऑपरेटर ने बात की, और फिर उसने मुझसे मेरी कुछ डिटेल्स मांगी, और फिर मुझे मुझे उसने अनब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये भी होता है। तो चलो, हाउ टू रीसेट पासवर्ड इज, इट्स वेरी इजी, ये भी देख लो। Once you have click here to set password, you will be directed to following page। वो आ रहा है, वहां आपने ईमेल लिखी है, और ईमेल पे रीसेट पासवर्ड बटन आपने प्रेस किया है। यू शुड यूज द सेम ईमेल एड्रेस एज यू हैव फॉर द आरसीओजी वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे ही आपने रीसेट की ऑप्शन आई, तो उन्होंने पूछा अपना ईमेल बताओ, आपने अपना ईमेल लिख दिया और रीसेट पासवर्ड बोल दिया। ठीक है, यू विल रिसीव एन ईमेल। अब आपने ईमेल लिखी है ना, तो रीसेट वाला सारा प्रोसेस अब आपके ईमेल पे चला गया। अब ईमेल खोल के देखो, हम्म, उस पे आया हुआ है पासवर्ड रीसेट नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे। आपने, उन्होंने बोला यहाँ क्लिक करो, आप यहाँ क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज कर लो। दैट्स इट्स टू सिंपल, कर लिया चेंज। और पासवर्ड चेंज करके 6 कैरेक्टर्स यूज करने हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 पंक्चुएशन कैरेक्टर हो और 1 नंबर हो, ये जरूर करना। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड जो 6 कैरेक्टर्स वाला था, ऐसे आपने बना लिया, कंफर्म कर दिया। अब आपका पासवर्ड विल वर्क, क्योंकि आप उसे फंसा चुके थे। वंस यू हैव सेट अ पासवर्ड एंड लॉग इन, यू विल बी ब्रॉट टू द वेलकम स्क्रीन। जैसे ही आप सेट करोगे, पासवर्ड लिखोगे, तो फिर अगेन दे विल ब्रिंग यू टू योर वेलकम स्क्रीन। ठीक है, रिसेटिंग योर पासवर्ड फॉलोज द सेम स्टेप्स ऑफ सेटिंग ऑफ अ पासवर्ड एज डिटेल्ड अबव। अगर बार बार ये मसला हो रहा है, तो बार बार भी वही प्रोसेस करना है, कि ईमेल लिखनी है, ईमेल पे वो आपको लिंक भेजेंगे, रीसेट यूर पासवर्ड, नया पासवर्ड पे कंफर्म करो, दैट्स इट। चलो, फाइनली अगर आप ये पासवर्ड पासवर्ड ले लिया ना आपने, फिर उसके बाद अगर आपने सही से फॉलो किया है, फर्स्ट टाइम यूजर्स ने अपना पासवर्ड जो उन्होंने जैसे आपको बोला वैसे रीसेट किया और लगाया, और तो आप आराम से अपनी बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका एड्रेस है लेट्स सपोज फैसलाबाद का, तो जो सेंटर फैसलाबाद के हैं वही पहले नजर आएंगे। अगर आपने उनको एड्रेस दिया था व्हेन यू वर मेकिंग योर लॉगिन, जिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने भेजा था, आपने उसको दिया है इस्लामाबाद का, तो फिर इस्लामाबाद के पहले आएंगे। ठीक है, अगर वो जो भी पॉपअप हुए हैं जो आपके नियरेस्ट लोकेशन वाले थे, अगर वो अवेलेबल हैं, तो वो ऐप पर ही मिलेंगे, एंड यू बुक योर एग्जाम विद पेरेसिंग सेंटर, आप प्रोसीड कर लें। और अगर वो अवेलेबल है, तो ऑप्शन आएगी एग्जाम बुकिंग टैब की, और आप बुकिंग इन प्रोग्रेस की। अगर अवेलेबल नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं आएगी, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सेकंड सेंटर। ठीक है, तो कैसे होती है बुकिंग? वेलकम टू द आरसीओजी कैंडिडेट एग्जाम पोर्टल, दिस इज वेयर यू विल बुक योर आरसीओजी एग्जामिनेशन। जैसे अभी आप गए थे ना, आपको कहा था कि एग्जाम कैंडिडेट पोर्टल पे जो आपकी ईमेल आई थी, आपने लिंक पे क्लिक किया था, लिंक पे उन्होंने खुद ही रिडायरेक्ट करके पोर्टल पे ले गए थे, वहाँ उन्होंने बोला था फर्स्ट टाइम यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर लें। आपने वहाँ चेंज कर लिया था बाय यूजिंग योर ईमेल, चेंज करके आपने वो सही वाला लगाया। जैसे ही आप सही वाला लगाओगे, तो फिर ये वाली विंडो ओपन होगी एग्जाम बुकिंग की, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, बस जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो फिर ये ऑप्शन आएगी बुक योर एग्जाम विद पेरिसन, वो आपने यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप आगे आगे इस तरह पढ़ते रहोगे। तो ऑन द डैशबोर्ड क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द प्री अप्रूव्ड एग्जाम, यू आर एलिजिबल टू बुक अ प्लेस। तो ये सैंपल स्क्रीनशॉट डैशबोर्ड पे ऐसा आता है कि आपने ये एग्जाम के लिए अपना शेड्यूल करना है, आपने एमआर जीवन पे क्लिक कर दिया। फिर कैंसिलेशन प्रोसेस बाद में बताऊंगी, छोड़ो उसको, अभी तो बुक तो कर लो।
ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। चलो, अब जैसे ही आपने क्लिक किया ना एग्जाम बुकिंग पे, यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम बुकिंग पे क्लिक किया। एग्जाम बुकिंग पे क्लिक करने के बाद कौन सा एग्जाम बुक करना चाह रहे हो उस पर क्लिक किया, तो फिर जो भी सबसे नजदीक सेंटर होगा ना आपको वही नजर आएगा। जैसे इसको नजर आ रहा है, इसका एड्रेस ये था ना, यूके में 4HS स्ट्रीट है लंदन की, तो जो इस स्ट्रीट के पास नियर बाय सेंटर्स थे वो उसको पहले नजर आ गए। अगर आप चाहते हो इसको बुक करना, आप यहाँ क्लिक कर दो। अगर आप इस टेस्ट सेंटर की मजीद डिटेल्स जानना चाहते हो कि ये कहाँ लोकेटेड है, आप टेस्ट सेंटर इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर दो। तो अब आपको 1 2 3, आपको 3 पेरिसन बुक के टेस्ट सेंटर्स नजर आएंगे एक दफा में, सारे नजर नहीं आएंगे। आपने बारी बारी इन तीनों पे अपनी किस्मत आजमानी है। अगर इधर स्लॉट मिल गई तो यहाँ बुक हो जाएगा, वरना वो कहेंगे कोई अवेलेबल नहीं है, फिर आप इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ, लेकिन थ्रू सिस्टमेटिक वे, जो जो आपने एड्रेस दिया उसके मुताबिक। समटाइम आपने एड्रेस दिया है लाइक कराची का, पेपर आप इस्लामाबाद देना चाहती हूँ, तो फिर आप खुद से सर्च करोगे। ठीक है, वो भी इजी है सर्च करना। Once you have chosen a center, the date and time available should be displayed. If there is no appointment available, it means that your chosen test center is already full or unavailable. लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ऑप्शन में सारे टेस्ट सेंटर वही आते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। अब आपकी लाइक जो कि जहाँ पेपर होता है, अब ये आपकी लक है कि वो फुल है या नहीं। अगर वो फुल नहीं है तो आपका एग्जाम वहाँ बुक हो जाएगा और मजीद डिटेल्स उस सेंटर की आपको वो देने शुरू कर देंगे। अगर वो एग्जाम पहले ही फुल है तो फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने वो भी फुल है तो थर्ड पे। तो इट मीन्स कि मे बी आपने 15 सेंटर्स आपको चेक करने पड़े, है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम। ठीक है, तो if you have only chosen one center and there is no availability, click the previous button। तो प्रीवियस पे चले जाओ या फिर नेक्स्ट पे चले जाओ। आपने आगे जाना है आगे जाओ, पीछे जाना है पीछे जाओ, इट्स टोटली अप टू यू। ये छोड़ दो, इसको रहने दीजिए, नहीं था। If you have chosen more than one center to view, you can change between them easily to view availability by clicking on the dash beside them। ठीक है, अभी ये जो था ना, यहाँ ये है ना ये डॉट, इस पे क्लिक करोगे अवेलेबल है तो अवेलेबल हो जाएगा, वरना आप नहीं इस पे मूव कर पाओगे। अच्छा, if there is still availability in your chosen test center, you will be able to choose the date by clicking on it। अब ये तो बड़ा मजे का काम है। आपने पेपर लाहौर देना है, लाहौर का सेंटर जो आपके नियरेस्ट वन था वो आपको पहले नजर आया, आपने उस पर क्लिक किया। अगर वहां अवेलेबल थी सीट तो फिर वहां वहीं आपको बताएंगे कि अपना टाइम स्लॉट चूज कर लो। इसका मतलब है वो फुल नहीं हुआ, वहां अवेलेबल है सीट। और अगर ये ऑप्शन नहीं आती कि टाइम स्लॉट चूज करो तो इसका मतलब है वो फुल्ली बुक है, देन यू हैव टू ट्राई नेक्स्ट वन। तो अगर वो अवेलेबल होगा तो फर्दर ऑप्शन आएंगी कि अवेलेबल तो है बट आप चूज करो अपनी टाइम स्लॉट। आपको पता है एग्जाम 21 जनवरी को है तो आप 21 जनवरी लिखो, उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी कौन सा टाइम स्लॉट आपने लेना। चूंकि वो फिक्स ही होता है तो वही फिक्स ही पॉपअप होती है। ठीक है, ये थोड़ी ना होगा कि 22 जनवरी वाला एग्जाम बुक करो, 22 को तो कोई भी बुक नहीं होता है ही नहीं पेपर कोई। गॉट इट, तो 21 जनवरी पे क्लिक करोगे एंड यू विल बी देयर। कुछ दुनिया में कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ मे बी यूके में 21 जनवरी है और वहाँ 22 जनवरी है, तो वहाँ 22 जनवरी पे उस सेंटर पे अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो वो तो बहुत ईजी है ना, पाकिस्तान में 21 ही होगा। वो उस सेंटर में जैसे आपने ये इस सेंटर पे क्लिक किया, इस सेंटर में सीट अवेलेबल थी, फौरन ही उन्होंने बोला सिलेक्ट डेट, आपने क्लिक कर लिया 29 या 21। जैसे ही 21 क्लिक करोगे वो बोलेगे क्या टाइम है। ठीक है, तो उस टाइमिंग पे आप कर लो, इजी पीजी। चलो, ठीक है, यही बता रहे हैं कि आप इस तरह से सिलेक्ट अ डेट फ्रॉम कैलेंडर, ओनली अवेलेबल डेट्स कैन बी सिलेक्टेड। अवेलेबल डेट्स तो है ही 21 जनवरी, वही आप सिलेक्ट कर सकते हो। और क्या था, सुबह 8 बजे देना है या पाकिस्तान के यूजली वो 9 o'clock होते हैं या 10 o'clock होते हैं, तो वही ऑप्शन आएगी उस टेस्ट सेंटर की अकॉर्डिंग टू देयर टाइम जोन, आप उस पर क्लिक कर लो।
ठीक है, नो अवेलेबल, वो तो खुद ही गाइड कर रहे हैं आपको। ओके, वंस यू हैव फाउंड an available test center and selected the time slot, you will be brought to the card, जैसे कोई चीज खरीदते हो, फिर आपने उसको पेमेंट्स करनी है। प्रोसीड टू द चेकआउट, यहाँ क्लिक करोगे ना तो फिर वो आपसे वो बोल देंगे कि ये देखो आपका एग्जाम है MRCOG पार्ट 2 या पार्ट 1 का, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, यूके का एग्जाम है और 420 मिनट्स की आपको टाइम मिला है। पार्ट 2 का 420 होता है बेसिकली। अच्छा, सेम फॉर MRCOG 1। इसके बाद ये आपकी अपॉइंटमेंट है, ये आपकी लोकेशन है, ठीक है, ये आपका एक्शन है, आपने रिमूव करना है या सेलेक्ट करना है। आपने तो सेलेक्ट करना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट, यू विल देन बी टेकन टू द पेमेंट एंड बिलिंग पेज, प्लीज एंटर योर पेमेंट एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड क्लिक नेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन टू कंप्लीट द बुकिंग। ये बॉटम ऑफ स्क्रीन यही है ना, इस पर क्लिक कर लो। अच्छा, यू विल देन बी टेकन टू द पेमेंट एंड बिलिंग पेज, हाँ वो मैं बता चुकी हूँ। अब ये बिलिंग पेज है, ठीक है। सब टोटल जैसे 572 है ना आपका, यहाँ ये लिखा हुआ होगा 572, और फिर आपने ये 572 पॉइंट्स में भरने हैं। फिर वो पूछेंगे कार्ड टाइप क्या है, कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, जिसका कार्ड है उसका नाम लिख दो। और अगर आपने पहले ही अपनी बातचीत की हुई है बैंक से तो बस यू विल सक्सेसफुली make it, once you have successfully completed payment you will be taken to a booking confirmation screen। इसके अलावा आपको पॉप आउट हो जाएगी कि यू हैव बुक सक्सेसफुली, आप उसका भी पेज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ईमेल भी आती है आपको। बास बच्चों को ईमेल आई थी लेकिन स्पैम में आई थी, वो फिर मुझसे पूछते ही रहे कि मैडम हमारी तो ईमेल ही नहीं आई, हम बुक हुए या नहीं हुए। तो मैंने उनको बोला आपको ये बुकिंग कंफर्मेशन स्क्रीन पर नजर आया था ना, अगर आया था तो वो कंफर्म है, और स्पैम में ढूंढ लो, मेल मिल जाएगी। तो उनको मिल गई थी, ठीक है, बस हो गई बुकिंग इतनी सी। और ये आपको ये उन्होंने बता दिया कि ये आप बुक हो गए। चलो फिर बुकिंग इन प्रोग्रेस चल रही है, गुड गुड। एग्जाम अपॉइंटमेंट डिटेल्स आपकी आ गए। कैंसिल कैसे कर सकते हो एग्जाम? आप एग्जाम ये कहते हैं कि 48 आवर बिफोर कर सकते हो कैंसिल ना, और इसके फुल रिफंड हो जाता है विद इन 10 डेज। लेकिन कुछ कैंडिडेट को मसला भी किया था, और उनसे पूछते रह गए क्यों कैंसिल करना है, वैलिड रीजन दो। तो मैं ये चाहूंगी कि तुम लोग इस चक्कर में पड़ो ही ना, एग्जाम अगर देना है नेक नियति से तभी अभी पेमेंट करो। वो उसको कैंसिल कराना प्लस माइनस है कि आपकी रीजन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। वैसे ये पैसे वापस कर देते हैं। लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ ने जब ये एग्जाम दिया तो इट वॉज 2014 इन पाकिस्तान, धरने शरने चल रहे थे और सेंटर तक वो पहुंच ही नहीं पाई बेचारी, इस्लामाबाद। तो फिर उसने कहा कि भाई मैं तो पहुंच ही नहीं पाई, अब ये मेरा वैलिड रीजन था, ये तो न्यूज में भी है, पैसे वापस करो तो उन्होंने कर दिए थे, ठीक है। तो वैलिड रीजन के साथ आप कैंसिलेशन कर सकते हो। बाकी कैंसिलेशन पॉलिसी पढ़ लेना। मैं नहीं चाहती तुम लोगों एग्जाम की हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो हम कैंसिलेशन की बातें करें, बट अगर कैंसिल करना है रीजन इज वैलिड ना, तो 2 दिन बिफोर अगर आप चाहो तो आपको वो रिफंड कर देंगे, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो वो इवन आफ्टर एग्जाम भी रिफंड कर देते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मसले हो जाते हैं, कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो सकती है ना, कोई अर्थ कोई कर दी, तो ये कैंसिलेशन में इनकी पॉलिसीज हैं। बाकी कैंसिल कराना है तो बस कंफर्म कैंसिलेशन पर क्लिक करो, वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, वो डाल दें। अब मैंने ही बोला था कि भाई जो बड़े बड़े मसले होते हैं उसके लिए वो आप बना दो, तो वन ऑफ माई कैंडिडेट्स 40 आवर बिफोर वो लगा के एग्जाम की तैयारी नहीं होती। देखो ये तो नेचुरल सी बात है, अगर आप सारे पेपर दे रहे हो 100 लोग, और 40 आवर बिफोर मैं आपसे पूछूं तैयारी कैसी है, आप सभी कहोगे नहीं अच्छी तैयारी नहीं है, हमें तो ज़्यादा टाइम चाहिए। ये तो नेचुरल सी बात है, सारे कैंसिल करने बैठ जाओगे क्या? तो इन चक्रों में ना ही पढ़ो। MRCG 1 में तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये एग्जाम आपको तंग करे, ये बिल्कुल तंग नहीं करता। अगर आप अभी भी बुकिंग के बाद कंफर्मेशन ऑफ बुकिंग के बाद वेट कर रहे हो, लाइक मैनी डियर वन जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने पढ़ना ही स्टार्ट तब किया था जब बुकिंग हो गई थी। उन्होंने बोला था बुकिंग इतनी मुसीबत है तो जब बुक हो जाएगा पेपर तभी पढ़ना शुरू करेंगे।
तो बुकिंग के बाद आपके पास स्टिल 2.5 मंथ है, आपने उन्होंने आराम से तैयारी की और पेपर पास कर लिया। बस अब कहने का मकसद ये है, ये पेपर तो बंदा 2-2.5 महीने लग के बैठ के पढ़े ना ग्राम जीरो, तब भी पास हो जाता है। तो बुकिंग के बाद भी अगर मूड बनता है ना पढ़ने का पहली दफा, तब भी पास हो जाता है। बट हाँ, आफ्टर बुकिंग टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि 2.5 मंथ आर मिनिमम टाइम एटलीस्ट, क्योंकि ये 14 सब्जेक्ट्स हैं। अब इतना महंगा एग्जाम है, ऐसे सर से तो नहीं गुजारना, पढ़ना ही है ना। लेकिन हो जाता है इवन देन इन 2.5 मंथ। ठीक है, मिस्टेक्स हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, सो फार एन इंक्वायरी, तुम लोग भी जब रियल टाइम के साथ ये चीजें पढ़ोगे, एक दफा आप सुन ली है, दूसरी दफा कर रहे होंगे, तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं पेश आने वाली। ठीक है, बाकी नथिंग वर्क्स, फिर क्या करें। मैंने सिर्फ एक बात बता दी कि जो हमने अमाउंट उसमें फिल करनी है वो 572 डालेंगे उसमें, हाँ, या हमने जो हमारी अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज में बनती है वो डालेंगे। आप अपने, नहीं वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट वो खुद ही कर लेंगे, कन्वर्जन रेट भी बैंक ले लेगा ना आपसे। मैंने बोला है ना, जैसे ज्यादा पैसे रखना, कन्वर्जन रेट भी आप ही के अकाउंट अकाउंट से निकलेगा। वो तो वहाँ पॉन्ड्स में जाएंगे पैसे, आपके पास तो पीकेआर में है ना, वहाँ पॉन्ड्स में भेज जी देंगे, जी। कन्वर्जन रेट भी आप पे डाल के 5। मैडम जब ये बुकिंग विंडो से हम वहाँ पे ट्रांजेक्शन वाली विंडो तक जाएंगे, वहाँ पे फिर हमें वो जो अमाउंट फिल करनी है, लाइक वी विल राइट 572 ऐसा है। यार इतना शो। अच्छा, नथिंग वर्क्स में एक लिंक नंबर लिख रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं जरा कंफर्म कर लूँगी नंबर उनके पास अभी भी है या नहीं। हम्म, चलो अगर नथिंग वर्क्स तो फिर क्या करना है। हाँ, ये मैं वैसे आपके ग्रुप में डाल दूंगी डिटेल्स। जब मेरा भी फंस गया था और फिर ब्लॉक हो गया था, फिर मैंने वो पेरेसिंग वॉल वालों से अनब्लॉक कराया, तो उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली थी, मैं दोबारा पागल नहीं करूंगी। तो समवन टोल्ड मी कि ये कोई बंदा है, इसको कॉल कर लो। फिर मैंने कॉल की इनको, इन्होंने बुक कर दिया था। मैं इनको इतना ही जानती हूँ, आई नेवर सीन हिम इन पर्सन। बस लोग कहते हैं कि आपके रिश्तेदार है, आपकी बेडरूम के साथ लिंक, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देता था तो मैंने बता दी। ठीक है, सो व्हाट ही डिड, उसने मुझसे मेरा लॉगिन पूछा, पासवर्ड पूछा, मेरा जो वेबसाइट पे था। उसके बाद सीएनएससी की फोटो कॉपी, जो मैंने तस्वीर बना के भेज दी। फिर वो जो मुझे ईमेल आई थी, उस ईमेल को मैंने कॉपी पेस्ट करके उसको दे दिया। अब इतना तो मुझे ट्रस्ट करना ही था, मैं फंस जो गई थी। हालांकि कौन देता है अपना पासवर्ड, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी, जिनके थ्रू मुझे इनका नंबर मिला था। उन्होंने बोला था बेफिक्र रही, यू विल नेवर मिस इट। और फिर उनको ये बता दिया था कि मैंने कहाँ से पेपर है। ठीक है, लाइक इतनी आई एम इन लाहौर, तो मैंने टोल्ड इनके मुझे लाहौर में नियरेस्ट सिटीज में सेंटर्स बुक कर दीजिएगा। तो फिर उन्होंने खुद बुक कर दिया, बिकॉज ही इज वेरी एक्सपर्ट इन इट। ठीक है, ये इनका फोन नंबर है, या ऊपर वाला फोन नंबर है, फिर इनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट है। ही विल टोल्ड यू कि 572 पॉइंट्स जो पाकिस्तानी बनते हैं वो आप उनको पे करें, क्योंकि इनको खुद इनके अकाउंट से जाएगा वो पॉन्ड्स कन्वर्जन रेट इनटू किया, वो 510 होता है, वो आपको उनको देना होता है। फिर इन पे टैक्स पड़ता है, वो आपको देना होता है। ठीक है, और मुझे लगता है हिडन भी होगा कुछ, ही नेवर कन्फेस इट। मुझे तो उन्होंने बोला था नहीं लिए मुझे, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैं अब क्या कहूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो मुझे रियलिटी है कि एक बंदा मेरा एग्जाम बुक करने रात 12 बजे से 4 बजे तक बैठा है, तो अगर ही इज टेकिंग फ्यू चार्जेस फॉर दिस, तो इट्स ही राइट, बिकॉज मैंने खुद से तो नहीं बुक किया ना अपना, बस आगे बैठ गई थी मैं तो ये है। ठीक है, इफ नथिंग वर्क्स तो ही कैन वर्क।
ओके, अच्छा दूसरा और भी ऑप्शन है। मेरी एक कॉलीग थी, वो पिंडी में उन्होंने देना था पेपर, और उसके थे 4 बच्चे। ऑब्वियसली मेरी कॉलीग हैं तो एफसीपीएस तो वो कर चुकी थी, कंसल्टेंट थी। अब उसके बाद शिट थॉट कि मैं बाहर मूव करूँ, तो उसने सोचा मैं एमआरसीजी कर लेती हूँ। वन पे के लिए ना उनको ये था कि मैं अपने 3-4 बच्चों के साथ एग्जाम मेरा बुक होता है, लाहौर भी या कराची भी, तो मुझे उन सबको लेके जाना बड़ा मसला हो जाएगा, डे ऑफ लेना बहुत ज्यादा मसला ना। तो इतनी वो वही 1+ लाख बन जाना था उसके लिए। तो उसने शी टोल्ड मी हर सीक्रेट, एंड उन्होंने बोला कि जो मैंने चेकआउट किया गूगल पे जाके, पेरिस एंड वू सेंटर्स नियरेस्ट बाय, तो मुझे 2-3 ऑप्शंस आ गई। मैंने उनको कॉल की, उनके जो फोन नंबर गूगल पे थे, एंड आई आस्क्ड हिम कि आप पेरिस एंड वू एमआरसीजी 1 का एग्जाम होता है आपके सेंटर में? उन्होंने बोला हाँ होता है। तो उसने बोला क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने बिहाफ पे, मैं आपको अपनी डिटेल्स दे दूंगी ये वाली लॉगिन शॉगिन की, तो मुझे अपने ही सेंटर में बुक कर दें, क्योंकि मैं ये रिस्क ही नहीं लेना चाहती कि मैं दूर जाऊँ अपने 4 बच्चों के साथ। तो उन्होंने कहा हाँ व्हाई नॉट, हाँ मैं आपके भी यहाँ पे बुक कर दूंगा। एंड ही टोल्ड के एक्चुअली बुकिंग पे हमने सीट शो ही 30 की थी, या पता नहीं 13 की थी, लेकिन मैंने 2-3 सीट्स मैं हिडन रखता हूँ, ताकि इस तरह मुझे बाद में मैं किसी को दे सकूँ। तो अब हिडन नहीं रखना चाहिए था ऑब्वियसली, एथिकली तो ये अच्छी बात नहीं है, बट उनका अपना लॉजिक है। तो मैं उसमें से आपको एक दे दूंगा, एंड इवन आई कैन क्रिएट अ सीट फॉर यू एज वेल। तो फिर उन्होंने, अब आई डोंट नो क्रिएट किया पहले थी या छुपाई हुई थी, कर भी लेते हैं ऐसे। तो उसको वो सीट मिल गई और उसने खुद बुक करके उसको कंफर्मेशन मेल भेज दी, लेकिन इस चीज की कॉस्ट उसने 45,000 एडिशनल दी। अब एग्जाम फीस अगर 206 है, तो इसका मतलब है 250 भरे उसने, लेकिन शी वॉज हैप्पी क्योंकि घर के नजदीक था। ये 250 जो ऊपर वाले 50 थे, इसको इसको शी नोज के वैसे भी लगने थे, इफ शी विल मूव विद देम टू लाहौर या कराची, एक्सपेंसेस होटल, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये भी होता है। बट मेरी जो रिकमेंडेशन है मेरे कैंडिडेट्स के लिए, मैं तो नहीं चाहूंगी आपका 1 रुपया भी जाया हो या फालतू में लगे। तो एग्जाम बुकिंग आपने खुद करनी है, तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स की पीकेआर कन्वर्जन रेट है वो आपको देना पड़ेगा या टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर पैसा भेज रहे हो ना, टैक्स लगता है उस पर। बस वही लगे, और वो मुझे नहीं लगता कि 15,000 से ज्यादा होगा। मतलब मेरी गट फीलिंग है, मुझे करंट नहीं पता किस बैंक से आप, वो हर बैंक के भी डिफरेंट होते हैं। मतलब कहाँ 15,000 और कहाँ 45, तो ज्यादा डिफरेंस है। एक एक पैसा बंदा बड़ा मेहनत से कमाता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट कर लो, अपना पेपर खुद ही बुक कर लो, तो व्हाई यू शुड टॉक टू समवन एल्स। हम्म फिर आगे पार्ट 2 भी तो बुक करना है। हम्म तो आई विल सजेस्ट यू बुक, खुद ही बुक कर लो, ठीक है। और बहुत इजी आती है इंस्ट्रक्शंस, पहले पढ़ लो, नहीं समझ आती तो उस दिन पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि फिर वो बड़ा 1 बाय 1 होती रहेंगी, एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तो बुकिंग के मसले मसाइल, आई एम होपफुल ये 3 ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। 2 ऑप्शन है ना, या खुद बुक कर लो या खुद बुक कर लो। प्रोज एंड कॉन्स मैंने सबके बता दी। नाउ लेट मी नो इफ एनी इशू एनीवेयर, है ना। आयशा, जीनत, तनूबर, सादिया, महरीन। हम्म यार बोलो तो सही। किधर चली गई, सो गए हो क्या? चलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम तनूबर। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है, मेरे भाई का अकाउंट है नया पे, तो क्या मैं उसके थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी के जो बैंक अकाउंट है वो आपके नाम पे ही हो, ठीक है। इट कैन बी समवन एल्स, बट ही शुड बी इन पाकिस्तान। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, वरना फिर मसला होता है। अच्छा मैम, एग्जाम का टाइम क्या होता है? सुबह के टाइम एग्जाम्स होते हैं या सारे दिन में किसी भी टाइम पे आपको एग्जाम देना होता है? अच्छा मैं एक बड़ा अच्छा पूछा, बहुत ही अच्छी बात पूछी, सुनो। यूजुअली पाकिस्तान का ना सुबह 10 बजे का टाइम होता है, जो उनके टाइम के मुताबिक मैच करता है, ठीक है। अब आपको वो लाइक, आप जाते हो 10 o'clock, बट इसमें भी वैरायटी है। आपका एग्जाम आप अगर थोड़े लेट पहुंच गए,
तो वो इवन देन यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम। पेरेंट्स वो सेंटर वालों पर डिपेंड करता है ये। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाता है, कुछ लोगों का एग्जाम रात को भी शुरू हुआ है, ये भी हुआ है। मतलब सुबह दे वर सपोज टू गिव एग्जाम एट 8 o'clock, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू के एग्जाम उनका लोड नहीं हो रहा था। किसी ने 4 बजे लोड हुआ, क्योंकि बहुत हैवी जा रहा होता है ना सारा वर्क लोड वेबसाइट पे। किसी का अपलोड हुआ 8 बजे, और एक मुझे लड़का याद है, मैं खुद जब एग्जाम दे रही थी, वो उसका हुआ ही नहीं, वो फिर बैठा ही रहा, वो रात के 12 बजे उसका हुआ। मैंने उससे फिर बाद में पूछा। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये तो फिर डिपेंड करता है ना केस टू केस। बट जब आपको जो टाइम दिया गया है, आपने उसी टाइम पे जाना है और पहले जाना है, ठीक है, ताकि आप पहले वो पेपर दें, वरना फिर पूरा दिन अजियत में गुजरता है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कुछ बच्चों ने का कोई टेक्निकल इशू हुआ था पेरेंट्स वो सेंटर में, और उनका एक एग्जाम उन्होंने दे दिया था और दूसरा एग्जाम उनका लोड ही नहीं हुआ उस सेंटर पे, पूरा एग्जाम उनका कैंसिल हो गया। और वो बेचारे इतना उस दिन तंग हुए कि भाई आधा पेपर तो हल करके पास नहीं होंगे। फिर उन्होंने कॉलेज को बताया कि ये टेक्निकल इशू था। फिर कॉलेज ने पहली दफा इन 2023 पेपर 3 दफा लिया। उन लोगों का पेपर फिर डिफरेंट हुआ, पता है तुम्हें? पार्ट पेपर 2 उनका रह गया था, फिर पेपर 2 उनका डिफरेंट हुआ। और उस दिन आई थिंक पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 8 फरवरी थी, 8 फरवरी उनकी डेट आई थी। और फिर उन्होंने, वो 5-6 बच्चे थे जिनके सेंटर में मसला हुआ था, तो उनका एग्जाम रिकंडक्ट हुआ। तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। दे विल सॉर्ट ये आउट तो इट। बहुत अच्छी बात है। तो बस आपने क्या करना है, हमें बस तैयारी करनी है। दुनिया, जमीन, आसमान, चरिंद परिंद सब इस चीज के हक में है कि आप पास हो जाओ। इस एग्जाम के लिए तो सब हक में है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, ऐसे ही करना पड़ता है, आपको दुनिया छोड़नी पड़ती है। अभी जो मैंने एग्जाम दिया था ना, मैंने 6 महीने पूरी दुनिया छोड़ दी थी, उसके बाद ही निकला था। ऐसे नहीं निकलता एग्जाम कोई भी, आपको बिल्कुल फोकस होना पड़ता है सब कुछ छोड़ के। फोकस तो मैंडेटरी है ना, फोकस के बगैर क्या है। केएससी का टाइम आई थिंक 2 घंटे पहले है ना। जैसे अब यहाँ 8 बज रहे होंगे तो वहाँ 6 बज रहे होंगे, तो फिर आप 6 बजे आप ओपन करेंगे, ठीक है अनंत? सो बेस्ट ऑफ लक। अब तैयारी कैसे करनी है 60 डेज में? अभी हमारा कम लाइक जस्ट 1 मिनट में दिखा देती हूँ। हालांकि मेरे सेशन उसमें डिफरेंट लेना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बुकिंग वाले इतनी सीरियस बातों के साथ मैं अच्छी बातें ऐड करूँ। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइक आई थिंक डॉक्टर जया, आपको हमसे रोज बात करनी चाहिए, पता है जब आप बात करती है तो हम मोटिवेशन बढ़ती है, मतलब वो मायूसी खत्म होती है और हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप बात नहीं करती तो फिर वो शुरू हो जाता है फिर से कि नहीं करना। नहीं, अब तो रोज बात थोड़ा होगी, बहुत। क्योंकि आपके जो क्रैश कोर्स है ना उसमें हम पेपर सॉल्व करते हैं और वो लाइव ही करते हैं, तो रोज ही बात होगी। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी अभी जो लोग हैं हमारे रेगुलर कोर्स में, रेगुलर कोर्स वालों की अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सॉरी सॉरी डॉक्टर हिरा, मैं डॉक्टर अनम बात कर रही हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। डॉक्टर हिरा, मैंने आपसे पूछना था कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे हो जाता है? मेरे हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू हो जाएगा पे? डेबिट नहीं, क्रेडिट? वैसे तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट आप बैंक से बात कर लो अगर दे अलाउ इट। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, बाकी में बुकिंग हो जाएगी, आई गारंटी यू। या तो तुम खुद कर लोगे, नहीं भी करोगे तो मिस्टर अदील कर देंगे, या जैसे मैंने तुम लोगों को बोला है, तुमने सियालकोट में देना है या लाहौर मुल्तान में देना है, तो नियर बाय सेंटर वालों को पहले ही कॉल करके मिल मिला के अपनी सीट बुक करा लेना, वही कर देंगे। तो एग्जाम तो बुक हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट तैयारी कैसे करनी है? जो आप में से 30% बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो तो एक दफा थ्योरी कर चुके हैं, आई बिलीव। और जो बच्चे मेरे जैसे हैं, मैं तो बड़ा लास्ट टाइम पे पढ़ती हूँ, तो मैंने भी बुकिंग के बाद ही पढ़ाई शुरू की थी। तो हाँ क्या, और मेरे कंसिडरिंग दैट के मैं बड़ी एवरेज कैंडिडेट हूँ, और एवरेज लोग ही होते हैं ना ज्यादातर। तो वो भी मुझे पता है, बुकिंग कंफर्मेशन जब उनको आएगी तभी सांस आएगा, तभी वो पढ़ना शुरू करेंगे पहली दफा सीरियस होके। आई नो दिस, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। पता नहीं वैसे वो कौन से लोग होते हैं इतने मोटिवेटेड जो 6 महीने पढ़ते हैं। एनीवे,
एक्चुअली आई डोंट बिलोंग फ्रॉम सच पॉपुलेशन। तो मेरा जब एग्जाम बुक होता है मैं तब पढ़ती हूँ। तो अच्छी बात तो नहीं है, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास 60 डेज है फॉर MRCOG 1, नॉट फॉर MRCOG 2 है। MRCOG 2 के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, 2 महीने काफी हो, उसके लिए तो कम से कम 6 महीने चाहिए, वो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। बट एनीवे जस्ट फोकस्ड ऑन पार्ट 1। ये पेपर 2 महीने में पास हो जाता है, गुड थिंग इज दैट। इसके लिए आपने बड़ी स्मार्ट तैयारी करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि 60% पेपर आता ही पास्ट पेपर से है, ठीक है। 60% तो डेफिनेटली आता है, इट कैन बी इवन 70%। और परसेंटाइल आपकी 65 66 ही होती है इसको पास करने के लिए। तो इफ यू आर डूइंग यूर पास पेपर्स वेल, और अगर मैं ये कह रही हूँ इफ यू आर डूइंग यूर पास पेपर्स या रिकॉल्स वेल, वेल से मुराद पता है क्या, थ्योरी अच्छी होना। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो स्पेसिफिक की ढूंढोगे या एक्सक्लूजन की बनाओगे, वरना तो फिर बहुत बुरा हो जाता है। तो थ्योरी तो मैंडेटरी है, बैकबोन है आपकी, ठीक है। तो अगर आपने रीजनेबल थ्योरी की है और ये क्रैश कोर्स या सॉरी ये रिकॉल्स क्वेश्चन जो हैं अपने पेपर के वो अच्छे से कर लिए हैं, तो आप आराम से पास हो जाते हो। और इसके लिए 60 डेज एम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और अज्यूमिंग दैट यू हैव ओनली, अब अक्टूबर पे निकाल दो, 29 अक्टूबर को एग्जाम बुक होगा ना, तभी आपको तसल्ली होगी कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, पैसे भी चले गए हैं अब तो। अब नवंबर और दिसंबर ही बचा है, जनवरी की 21 को तो वैसे ही पेपर है। और मैं तो फिर ये करती हूँ कि जनवरी में जो हमारे पास होते हैं 20 दिन, उसमें कैंडिडेट्स की थर्ड रिवीजन स्टार्ट होती है। पहली रिवीजन थ्योरी कोर्स में वो कर चुके होते हैं, दूसरी रिवीजन वो क्रैश कोर्स में कर चुके होते हैं। क्रैश कोर्स मतलब पास पेपर कोर्स, रिकॉल कोर्स, ठीक है। तीसरी वो इसमें करते हैं, रैपिड रिवीजन। अच्छा, ये जो रैपिड रिवीजन कोर्स है ना, अगर किसी ने भी थ्योरी और क्रैश कोर्स बाय किया है तो वो रैपिड रिवीजन में हम उनको एक फॉर्मल से फीडबैक के बाद ऐड कर लेते हैं, ठीक है। होएवर अगर किसी ने सिर्फ क्रैश लिया है या किसी ने सिर्फ थ्योरी लिया है तो रैपिड रिवीजन फिर ऑन सब्सक्रिप्शन होता है। बट एनीवे अब ये इस डिटेल के बाद हम डुएबल बातें करते हैं। नवंबर दिसंबर में ऐसा क्या करेंगे पेपर पास हो जाए। ये आपके पास 13 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, हैं तो ये 14, बट वो क्लिनिकल मैनेजमेंट और डेटा इंटरप्रिटेशन एक ही बन गया ना, इसलिए ये देखो ना ये एक ही बन गया। तो ये 13 एक्चुअली आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और 60 आपके पास डेज हैं। तो हमने हर 5 दिन में 5 डेज का टास्क रखते हैं अपने क्रैश कोर्स में, और हम साइड बाय साइड थ्योरी भी रिवाइज करते हैं। मेजोरिटी थ्योरी कोर्स से आती है तो वो थ्योरी भी इनकी रिवीजन चलती है और उनके रेलेवेंट पास्ट पेपर्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं एम्ब्रियो। कहाँ है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो कौन सी है? वेरी सैड। चलो एनाटॉमी उठा लेते हैं, एम्ब्रियो नहीं चाहिए थी, फिर ये 13 कैसे बन गए? 4th नंबर पे एम्ब्रियोलॉजी। अच्छा अच्छा, ऐसे ही पेपर में होता है, पर 4 ऑप्शन नजर आती है, 5वीं आती भी नहीं है। और फिर जब कैंडिडेट कह रहे होते हैं यार वो तो ऑप्शन थी, तो आप कहते हैं ये वाकई थी पेपर में, मेरे साथ तो होता है ऐसे। पता नहीं क्यों आउट ऑफ नोवेयर एक चॉइस जो लिखी भी हुई वो क्यों नजर नहीं आती। यही होता है पेपर में सम टाइम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो एम्ब्रियो है तो वैसे एम्ब्रियो बाबरकत सा एक सब्जेक्ट है, इस पर स्टार्ट इससे करना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद लेयर्ड आपकी वो होती है प्रेपरेशन की। एम्ब्रियो आती है तो एनाटॉमी में टाइम कम लगता है, पता है ना इस चीज का। फिजियो अच्छे से की है तो फिर एंडो और फार्मा में टाइम कम लगता है। इन तीनों को हमेशा इकट्ठे करना चाहिए। इसी तरह एनाटॉमी एम्ब्रियो को भी हमेशा इकट्ठे करना चाहिए। इसी तरह बायोफिजिक्स बायोस्टैट को भी हमेशा इकट्ठे करना चाहिए। वही फिगर्स डेटा शेटा चल रहा होता है ना, ठीक है। और यहाँ भी डाटा आ गया, यहाँ बायोफिजिक्स आ गई, यहाँ बायोस्टैट आ गई, तो इन तीनों में कोई ना कोई सेंस बनती है। अगर आप तीनों इकट्ठे रिवाइज करोगे तो आपका टाइम बच जाता है और वो लेयर्ड आपकी सिस्टम वाइज प्रेपरेशन हो जाती है। आपका IQ बढ़ जाता है उस सब्जेक्ट का, है ना। चलो, इसी तरह जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री भी एक जैसी लगती है क्योंकि वही स्टीरॉइड पाथ में है ना। जेनेटिक सेल साइकिल का सम हाउ 50% एक जैसी लगती है। और माइक्रोबायोलॉजी 13 पे नहीं होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी यहाँ होनी चाहिए 1 के साथ, है ना। क्लिनिकल मैनेजमेंट के साथ मैच करती, जैसे इन्फेक्शन, PID, बैक्टीरिया, सारे के सारे। पैथो और इम्यूनोलॉजी ये दोनों इकट्ठे नहीं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट एम्ब्रियो, वी विल डू एनाटॉमी विद इट। तो अभी हमारे पास 60 डेज हैं,
ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज 13 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है 3 मंथ्स चाहिए ना। अगर एक एक हफ्ता भी करते हैं, एक हफ्ता तो नहीं दे सकते, तो फिर हमने 5 डेज देनी है टू ईच सब्जेक्ट, 5 डेज अपनी सेकंड रिवीजन में, जनवरी से पहले पहले। उसमें हमने अपने 2 दिन में सारे थ्योरी रिवाइज करनी है। और तुम लोगों के लिए तो थ्योरी रिवाइज करना हलवा है ना, यू जस्ट हैव टू ओपन एम्ब्रियोलॉजी जूम सेशन रिकॉर्डिंग, वो सुन लोगे। वो तो सुनने में ही 6 घंटे में वो आराम से प्रॉपर सुन लोगे। अगर डबल स्पीड करते हो तो 3 घंटे में खत्म। और जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं और नोट डाउन कर रहे होते हैं पॉइंट्स, तो हमारी सारी सेंसेस काम कर रही होती हैं, है ना। और सिर्फ अगर पढ़ें तो रीडिंग एक ही सेंस इस्तेमाल होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि कोई आपका पूरा सब्जेक्ट आपको बोल के बता दे कि ये करना है आपकी लैंग्वेज में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग। ठीक है, मुझे ये आई नो कि तुम लोगों को आती है इंग्लिश, मुझे भी आती है, लेकिन आपकी माँ बोली नहीं है ना, आपकी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कंपैरिजन यूर मदर लैंग्वेज, उसकी कोई है रिप्लेसमेंट? टेल मी। चलो आज मुझे ये बताओ। सम पेपर मुझसे कंप्लेन करते हैं, मैडम आप इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ अंडरस्टैंडिंग वाले जो एग्जाम्स हैं सबसे बेहतर है वो आपकी लैंग्वेज में होता है। है ना, वैसा होता है ना। वैसे अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको इंग्लिश में बता रहा है, आपका मेंटोर बताया जा रहा है, फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड कहेगी चलो छोड़ो ये देखो, 2 मिनट में ऐसे कर लो बस। होता है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर हिरा। मैंने लास्ट टाइम ना एक इंडियन ग्रुप ज्वाइन किया इसी MRCUG 1 के लिए ना। तो मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है, मतलब समझ आ रही थी, लेकिन वो ना एक कनेक्शन नहीं बन पाया। और इस दफा मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बना है इसके साथ। तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जुबान में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यू विल मूव टू यूके और गल्फ कंट्रीज, वहाँ सबसे इंग्लिश बोलोगी। लेकिन जहां तुम्हें उर्दू समझ आएगी तो तुम सोचो क्या तुम्हारी हालत होगी। तो बहुत अच्छा लगता है यार, अपनी अपनी लैंग्वेज की तो बात ही हो रहा है। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ। और पता है मुझे इंग्लिश में पढ़ाने से ज्यादा फायदा है, बिकॉज आई विल हैव इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल, है ना। अब तुम लोग लाइक अगर मेरे पास हो 100, तो इंटरनेशनल ऑडियंस तो आई कैन इजिली फैच 300 500। मटेरियल तो वही है ना, फ्लैश कार्ड्स भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन मेरा कनेक्शन ही नहीं बन पाता। अनम, आयशा, मेरी टीम मुझे कहती है इंग्लिश में लेके चलें तो हमें ज्यादा फायदा है। मैं कहती हूँ मेरा कनेक्शन ही नहीं बनता। और जब आपका कनेक्शन नहीं बनता, मैं अपना बेस्ट ही नहीं दे पाती। और मेरे ना जो फेशियल मसल्स हैं वो दुख जाते हैं बोल बोल के इंग्लिश। आजकल मैं पार्ट 3 की तैयारी कर रही हूँ MRCG, तो वो तो सारा वैसे कम्युनिकेशन इंग्लिश में होती है। तो आफ्टर 2 आवर डिस्कशन मेरे मेरा जो मुंह है ना वो सूज चुका होता है। और कहते हाउ डिफिकल्ट इट इज। क्योंकि ना व्हेन आई एम स्पीकिंग इन माय लैंग्वेज आई एम गिविंग माय बेस्ट, वो बड़ा दिल से आ रहा होता है। और मैं बिल्कुल नहीं थकती, चाहे वो 5 घंटे का सेशन। तो एनीवे हम कहाँ थे वैसे, हम यहाँ थे कि हम 5 दिनों में ना अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। उसमें 2 दिन आपने थ्योरी को देने हैं। अब कैसे देने हैं वो 2 दिन थ्योरी में, एक दिन में तुम मुझे सुन लो सेशन रिकॉर्डिंग, सुन के ही आपकी सारी सेंसेस वर्क कर रही हैं, इतनी अच्छी रिवीजन होती है। नेक्स्ट डे वो जो सारी ई बुक है वो एक दफा आंखों से पढ़ लो, दूसरी रिवीजन हो गई। ठीक है, अब तीन तीन दिन बचे। इन 3 दिनों में 2 दिन में आपके लाइव सेशन होते हैं कि एम्ब्रियो में जितने क्वेश्चंस आए हैं सिंस 2015 2024 वी हैव स्क्रीन्ड देम। और उसको भी हमने स्टेप वाइज बनाया है कि CVS के डिफरेंट हैं, जनरल एम्ब्रियो के डिफरेंट हैं, स्पेशल एम्ब्रियो के डिफरेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट है। तो उसमें भी सिर्फ सुनना है। हाँ, तो नेक्स्ट 2 डेज में आपकी रेलेवेंट टू दैट सब्जेक्ट सारे पास पेपर्स हो गए। अब पास पेपर्स तो आपको जो मिलते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन एम्ब्रियो का, एक एनाटॉमी का, एक बायोस्टैट का, वो से तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती पढ़ाई की, ना की समझ आ रही होती, ऐसे हर चीज हौज पौज हो रही होती है। बट इस तरीके से इफ यू आर डूइंग एम्ब्रियो, यू आर जस्ट डूइंग एम्ब्रियो, एंड यू आर डूइंग एम्ब्रियो फ्रॉम A to Z। फर्स्ट 2 days फॉर थियरी, नेक्स्ट 2 days फॉर रेलेवेंट टू दैट रिकॉल्स। अब अगर एम्ब्रियो में से कुछ आएगा तो कहाँ से ही कोई आएगा, यू हैव डन एम्ब्रियो सीमलेस। नेक्स्ट लास्ट का 1 डे है, दैट विल बी योर रिवीजन। इस पे एक छोटा सा मौका आ जाता है आपका, फिर हमारा नेक्स्ट 5 डेज का सर्कल चलता है। ठीक है, तो दिस इज द वे वी विल डू आवर रिकॉल्स।
तो इन रिकॉल्स में जो लोग थ्योरी कोर्स में हैं उनको हम 2 days देंगे सो दैट दे कैन रिवाइज देयर थ्योरी, और जो लोग थ्योरी कोर्स में नहीं थे वी विल गिव देम 2 days जहाँ से उन्होंने थ्योरी किया वो रिवाइज करें, और फिर नेक्स्ट 2 days में हम उसके सारे पेपर्स कर लेंगे, और 1 day विल बी फॉर रिवीजन एंड योर मॉक। हाउ इज दैट? अच्छा, फिर इसके बाद आराम से 5 दिन करके हम ये 13 सब्जेक्ट्स हम करते हैं ना, दिसंबर तक हमने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, स्टिल वी हैव 20 days। आपकी 20 days में देन यू विल स्टार्ट योर लास्ट रिवीजन। अब क्या बचेगा? अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो अल्लाह ही ना चाहे तुम फेल हो तो तुम्हें कोई नहीं फेल कर सकता, ठीक है? तो हाउएवर इस पे डिटेल सेशन अलग से लूंगी मैं, क्योंकि स्टिल मैनी थिंग्स आर कमिंग अप। ये स्लाइड्स हैं और कुछ भी और भी टिप्स हैं, कोर्सेज फलाना ढमकाना, वो मैं इसके बारे में अभी नहीं जानना चाहती क्योंकि बुकिंग ने इतना खवार कर दिया है। बुकिंग के बाद जब बुकिंग हो जाएगी ना फिर मैं ये दूंगी ताकि तुम्हें समझ भी आएगी चीजें, ठीक है? ओके, जस्ट हाँ ये देखो जैसे ना, वी विल स्टार्ट आवर क्रैश कोर्स फ्रॉम 1 November। तो इसके लिए आपका लाइक सेपरेट ग्रुप बनेगा, जैसे आपका बना था आई थिंक इट वाज इट वाज आई थिंक J1 है ना? तो इसी तरह आपका R1 बनेगा आपका रिकॉल का, ठीक है? अच्छा, फिर इन 5 दिनों में डॉक्टर मारिया आपको सारे पेपर्स कवर करा देंगी, और मैं आपकी सारी थ्योरी कवर करा दूंगी, 1 day विल बी फॉर वीकेंड। तो इस तरह से हम कर लेंगे, लेकिन इस पे बात होगी अभी, ठीक है? दिस विल बी अ सेपरेट सेशन, और मैं कब लूंगी इसको? आपकी बुकिंग के बाद, ठीक है? तब आप ताकि आप थोड़े रिलैक्स होकर चीजें समझ सको, बड़े ये भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। सो एंड ऑफ द टॉपिक, जो हमारा एजेंडा था वो हमने अचीव कर लिया बुकिंग का, और इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर वंस यू ऑल विल सक्सेसफुली बुक योर एग्जाम। फिर हम दोबारा मिलेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फ्लॉलेस इन नेक्स्ट 60 days, ठीक है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज तो कर दो। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।